तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएच डिग्री स्टैटिस्टिक्स 02 की वीकली समरी 03, जिसमें आज हम करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ वीक 03। ठीक है, हम सारा कंटेंट भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन है उन सबको भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका वीक 03 एकदम अच्छे से आपके दिमाग में चमक जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वीक 03 में हमें सबसे पहले पढ़ना है अबाउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग होता है लॉन्ग रन एवरेज। ठीक है, आपके अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, उनमें बहुत सारा डेटा रहता है, उनके अंदर काफी सारा न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। तो अगर हमें उनके बारे में प्रिडिक्ट करना होता है कि उनका एवरेज क्या होगा, तो उनका जो एवरेज होता है, रैंडम वेरिएबल का जो एवरेज होता है, लॉन्ग रन एवरेज होता है, उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप मीन के इक्विवेलेंट भी मान सकते हैं, इसलिए कई बार इसको हम डायरेक्ट मीन भी बोल देते हैं। ठीक है, मीन के इक्विवेलेंट भी इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। ये एक मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का, जो कि एक एवरेज वैल्यू होती है किसी भी रैंडम वेरिएबल की, जो भी वो रैंडम वेरिएबल वैल्यू लेता है। ठीक है, इट इज एसेंशियली द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू दैट द रैंडम वेरिएबल कैन टेक। ठीक है, तो वही बात बता दी इन्होंने कि जितनी भी वैल्यू यहाँ पे रैंडम वेरिएबल ले सकता है, उसका एक वेटेड एवरेज है, उसको ही हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला वगैरह एंड इनका पूरा डिटेल हमने स्टैट 01 में पढ़ा हुआ था, तो आई होप आपको वो आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप स्टैट 01 की वीकली समरी को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सपेक्टेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ई एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है रैंडम वेरिएबल, और ये जो छोटा एक्स है इसकी वैल्यूज को। ओके, अब एक्सपेक्टेशन हम निकालते कैसे? एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम सिंपल सा फिनोमेना यूज करते हैं। आपका जो भी यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है वो इनटू में उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रैंडम वेरिएबल इनटू प्रोबेबिलिटी। ऐसे आप जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज आपके रैंडम वेरिएबल की, ठीक है, ये वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इनटू में वही प्रोबेबिलिटी। आप ऐसे मल्टीप्लाई करते करते जितने भी आपके पास अलग अलग वैल्यू आप उन सबका एडिशन करोगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास एक्सपेक्टेशन निकल के आती है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, सबसे अच्छा तरीका है चीजों को समझने का। तो देखो, by investing in a particular stock a person can make a profit of 10,000 in 1 year with probability इतनी। तो देखो आपको यहाँ पे वेरिएबल और आपकी प्रोबेबिलिटी दोनों चीजें बता गई है। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी आपकी जो प्रॉफिट की है, ठीक है, वो आपको गिवन है 0.55, एंड जो आपका प्रॉफिट है वो लिखा हुआ है 10,000। ठीक है, हम चाहते तो इसको एक्स वाई के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बट चलो पूरा लिख लेते, पूरा लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी अब आगे लॉस की बात करी गई है। ठीक है, एंड टेक अ लॉस ऑफ इतना विद इन प्रोबेबिलिटी। तो लॉस आपको होगा यहाँ पे, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 0.45 चांस है, ऑब्वियसली 1 माइनस 0.55 करेंगे तो लॉस निकल के आ जाएगा। अब लॉस की बात करते हैं, लॉस को आप नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हो, आपको पता चाहिए। ठीक है, नेगेटिव ऑफ 5,000। अब आपसे यहाँ पे पूछा रहा है कि एक्सपेक्टेड कितना गेन हो सकता है। तो जस्ट आप एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या करते हो, आपका जो भी वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे 10,000 है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसकी प्रोबेबिलिटी से, यानी कि 0.55 से, प्लस यहाँ पे आपका जो लॉस है यानी कि माइनस का 5,000, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि 0.45 से। ठीक है, अब देखो इधर आपका आ जाएगा 5500, इधर हो जाएगा माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2250। ओके, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 3250 आपका आएगा, इसका मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। अब नीचे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। तो अगेन यहाँ पे आपको एक पीएमएफ दिया गया है, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के दे दिया गया है। अब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट वेरिएबल ये रहा, प्रोबेबिलिटी ये रही, तो जस्ट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते रहो। ठीक है, तो देखो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। देखो 3 को 1/2 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/12। ठीक है, ओके, कट करोगे तो ये आपका 1/4 आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला अगर आप देखोगे तो ऐसे 4 इंटू 1/24 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/6। ये वाला 5/6 आ जाएगा। ठीक है, 6 को 1/24 से करोगे तो ये आपका 1/4 आ जाएगा। ओके, 7 को 1/4 से करोगे तो 7/4। 8 को 1/6 से करोगे, ठीक है, तो 8 को अगर आप 1/6 से करोगे तो ये आपका 8/6 ही बोल देते हैं इसको। ठीक है, एंड ये आपका 9/4 हो जाएगा। 9 को अगर 1/4 से करोगे तो 1/4, 1/6, 5/6, 1/4, 7/4, 8/6 प्लस 9/4 आ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिंपली सॉल्विंग आप कर सकते हो। ठीक है, अब सॉल्विंग के लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहता है, जैसे इनके नीचे चार चार है ना, इनको एक साथ लिख लो। ये चारों लोग हैं, ठीक है, तो इनका नीचे चार तो कॉमन आ गया। ठीक है, 1 2 7 9। ठीक है, तो देखो 9, एक 10 हो गया, और ये 7 और एक 8। ठीक है, तो 10 और 8 आपका 18 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 18/4 तो डायरेक्ट इसी से आ गया। प्लस अब ये जो रिमेनिंग है ये आपके 6 वाले जिनके नीचे 6 है, एक ये और एक ये। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5 एक 6, 6 और 8 आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, 14/6। बहुत अच्छे।
अब यहाँ पे आप इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, तो 108 प्लस 56 अपॉन में 24। 6 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 108, 4 को 14 से किया तो 56, अपॉन में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 24। ठीक है, तो ये आपका बन के आएगा 164 अपॉन 24। आप 4 के टेबल से कट डाउन करोगे तो आ जाएगा 41 अपॉन 6। तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास एक यहाँ पे कॉइन है जो कि बाइस्ड है, जिसमें हेड आने के जो चांसेस हैं वो 3 टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेल। ओके, चलो लिखते चलते हैं यहाँ पे साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन। तो लेट सपोज अगर आपका टेल की प्रोबेबिलिटी जो है वो पी है, ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस रेट इसका पी मान लिया, प्रोबेबिलिटी आपकी पी है। तो आपका जो हेड का चांस है वो, क्योंकि इसके 3 टाइम्स है तो 3 पी हो जाएगा। ओके, अब हमसे कह रहा है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड बताओ अगर आप कॉइन को ट्वाइस करोगे। ओके, 2 बार अगर आप इसको उछालोगे, ठीक है। अब देखो एक चीज तो कॉमन है, हमको पता है कि टेल और हेड को अगर आप ऐड करोगे तो आपका 1 आएगा, ठीक है। ये तो जनरल रूल है आपका प्रोबेबिलिटी का, कि अगर आप सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो हमेशा इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका पी लिख दिया, इसका 3 पी लिख दिया, इक्वल टू 1। ये आपका 4 पी इक्वल टू 1 हो गया। पी आपका 1/4 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे। पी आपका 1/4 आ चुका है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टेल आपकी वो 1/4 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हेड है वो 3 भी था, मतलब 3 टाइम्स 1/4, यानी कि आपका 3/4 हो गया। बहुत अच्छे। अब आपसे कह रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो नंबर ऑफ हेड की है। अच्छा, ये तो हेड का डायरेक्ट ही पूछ रहा है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। तो हेड आपका यहाँ पे ट्वाइस होगा, ठीक है, तो सीधी सी बात है। अगर हम यहाँ पे बात करें EX की, तो देखो आपको चाहिए कि 2 बार में, ठीक है, तो 2 टाइम्स, ये आपका 2 जो है ये रैंडम वेरिएबल हो गया और ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। तो 2 इंटू 3/4। ओके, तो देखो ये आपका हो जाएगा 6/4, जिसको आप कट डाउन करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1.5। तो 1.5 इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। फोर्थ क्वेश्चन पे आता है। तो फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा अलग लिख लेते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रही है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसका फंक्शन आपको यहाँ पे डिफाइन करा गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मीन निकालना है। तो आपको पता है कि जो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू रहता है वो आपका एनपी रहता है, ठीक है। एंड आपको पता है अगर मीन पूछ रहा है, मीन इज इक्विवेलेंट टू योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये भी हमने पीछे डिस्कस भी किया था। ओके, एंड यहाँ पे आपका पता है मीन का फॉर्मूला रहता है N into P। आप इसको एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला भी बना सकते हो। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन देखते ही आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने कहीं ना कहीं पहले देखा हुआ है। ठीक है, देखो तो दिखा देता हूँ मैं। ओके, कहाँ गया ये वाला बाइनोमियल वाला, ठीक है, N into P। आपको दिख रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अच्छी बात है। अब देखो आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका लाइक फॉर्मूला रहता है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का, वो कुछ इस टाइप का रहता है कि 4CX, ठीक है, 1/4। अब देखो आप 4 में से कितना आपको चाहिए, ठीक है, वो नीचे लिखते हैं। जो नीचे लिखा रहता है उसको सक्सेस की पावर में लिखते हैं। बेसिकली आपको पता चला है कि जो आपका सक्सेस रेट है वो 1/4 है, एंड जो आपका टोटल यहाँ पे आपके जो एन है, जो कितने नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल है वो आपके 4 है। ठीक है, तो एन और पी दोनों ही आपके पास निकल के आ गया। ओके, बाकी ये जो 3/4 है तो फेलियर का रेट रहता है, 1 - 1/4 करेंगे तो, एंड इसकी पावर में अपर माइनस लोअर लिखते हैं। ठीक है, तो इसको देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका जो पी है, यानी कि जो आपका सक्सेस रेट है वो 1/4 है, एंड जो आपका एन है वो 4 है। N into P आपका फॉर्मूला ही रहता है यहाँ पे मीन का, या कह लो, या फिर आप कह सकते हो कि एक्सपेक्टेशन का। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही रहता है क्योंकि दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। तो एन आपके पास है यहाँ पे 4, पी आपके पास है 1/4, 4 से 4 कटा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1 वुड बी योर फाइनल आंसर। चलो इसका आंसर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाला देखते हैं। ठीक है, इसको भी नए पेज पे ले चलते हैं। ओके, तो फिफ्थ वाले में आपसे कह रहा है, सपोज दैट अ गेम इज टू बी प्लेड विद अ सिंगल पेयर डाइस। ठीक है, एक डाइस से हमें गेम खेलना है। 100 रुपए मिलेंगे अगर आप 3 टर्न्स अप, अगर 3 आएगा तो 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, ओके अच्छी बात है। यहाँ पे 3 आया तो आपको यहाँ पे, ओके ठीक है, 3 आया तो 100 रुपए मिलेंगे, 5 आया तो 150 रुपए, और अगर 4 आया तो आप 160 का यहाँ पे लॉस झेलोगे। ठीक है, वाइल द प्लेयर नीदर विंस और नॉर लूजेस इफ एनी अदर फेस कम्स अप, एक्सपेक्ट वैल्यू मनी टू विन कितना होगा, आपको ये पता करना है। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो 3 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है, पहले तो ये पूछा जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एक डाई देखो, आपको पता है कि आपका जो सिंगल डाई है उसका जो आपका रिजल्ट है वो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ X to be 3, ये कितना होगा, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कि 3 आने की कितनी होगी, 1/6 टाइम्स, राइट।
सिमिलरली आप बाकी की प्रोबेबिलिटी अगर निकाल लोगे, चाहे आपका वो 5 का हो तो वो भी 1/6 आना है, एंड इवन योर 4 के लिए भी वो 1/6 ही आएगा। ठीक है? क्योंकि आपका यहाँ पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी एक बार है आउट ऑफ 6 टाइम्स, एंड 4 आने की भी एक बार है आउट ऑफ 6 टाइम्स। ठीक है? 6 में से एक बार ही आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब जो इन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दी उसका यूज करते हैं, हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू का यूज करते हैं। तो देखो, 100 रुपए, ये 100 आपका जो है ये रैंडम वेरिएबल है। ठीक है? 100 आपका रैंडम वेरिएबल है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1/6 से। ठीक है? ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, प्लस 150 इंटू 1/6। ठीक है? ये 5 वाला हो गया। ओके, अब देखो प्लस में, अब आपका यहाँ पे लॉस होगा 160 का, तो माइनस का 160 लिखोगे, इंटू में इसकी प्रोबेबिलिटी, 4 वाली प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/6, इसको भी लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखो ये 100/6 हो गया, ये प्लस में 150/6 हो गया, ये माइनस में 160/6 हो गया। ठीक है? तो देखो 100 प्लस 150 माइनस 160/6, तो ये आपका हो जाएगा 90/6। कट करोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि 15 6 90 होता है, तो 15 आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। ओके, तो ये आपका एक्सपेक्टेड मनी है जो आप जीत सकते हो, 15 रुपए जीत सकते हो। ठीक है? अगर हम गिवन सिचुएशन का यूज करें तो। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। बहुत सही। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन को हम यहाँ पे नए पेज पे ले आते हैं। तो काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो एक गेम खेला जा रहा है सिंगल डाइस के साथ। ठीक है, अच्छी बात है। द नंबर फ्रॉम 2 to 6 आर इक्वली लाइकली। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने प्रोबेबिलिटी के लिए भी हमको सिचुएशन दे दिया कि 2 से 6 तक जो आने के चांसेस है वो आपकी इक्वली लाइकली है। ठीक है? तो लेट सपोज आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें आपकी आ सकती हैं। आपको बोला गया कि 2 से लेके 6 तक में जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली रहेगी, मतलब सेम रहेगी, पी बोल देते हैं इसको। और जो नंबर वन है वो थ्राइस होगा, मतलब ये 3 टाइम्स पी होगा। ओके, यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन हो गई। तो देखो, अभी ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसके से हम एक चीज कह सकते हैं, हमें पता है सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो इक्वल टू 1 आएगा। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 8 बन जाएगा। देखो, 5 ये 6 7 8 के इक्वल टू 1 आना चाहिए। बेसिकली प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपकी यहाँ से डायरेक्ट 1/8 आ गई। बहुत सही। ठीक है? तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, इसको साइड कर देते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी आपकी 1 की कितनी हो जाएगी, ये 3/8 हो जाएगी, एंड ये बाकी सारे तो 1/8 ही है। चलो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर लिया है। बाकी इन्होंने अगेन वही सेम सिचुएशन दी है कि अगर 3 आया तो 100 रुपए, 5 आया तो 150 जीतोगे, एंड 4 आया तो आप यहाँ पे लॉस करोगे 160 का। वाइल द प्लेयर नीदर विंस नॉर लूजेस इफ एनी अदर। अच्छा, अगर और कुछ आया तो यहाँ पे कुछ भी, मतलब ना विजय होगी ना हार होगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है? विजय हार कभी कभी मैं भी ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलने लगता हूँ। ठीक है? मतलब ना ही आप हारोगे ना ही आप जीतोगे। ठीक है? चलो, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं। सारी चीजें हमने अच्छे से समझ लिया, अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू सीधे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है? तो देखो, 100 जीतोगे, अगर आपका यहाँ पे 3 आए तो 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, तो लिख दिया 1/8। बहुत सही। प्लस 150 जीतोगे, अगर आपका 5 आए, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/8। ठीक है, अच्छी बात है। ओके, प्लस 160 का लॉस करोगे, माइनस में 160, अगर आपका 4 आए तो 4 की प्रोबेबिलिटी 1/8। ओके, बहुत सही। ओके, प्लस में, अब आप यहाँ पे कुछ भी नहीं जीतोगे, मतलब नीदर विन नॉर लॉस, मतलब ना प्लस में ना माइनस में, बेसिकली जीरो। आप यहाँ पे कोई भी अमाउंट ऑफ मनी ना ही जीत रहे हो ना ही लूज कर रहे हो, तो जीरो हो गया। ठीक है? अब ये जो जीरो, ये बाकी सारे केसेस के लिए। अब देखो, आपका कौन कौन से केस हो चुका है, देखो। 3 आपका विनिंग केस है, 5 आपका विनिंग केस है। ओके, एंड जो आपका यहाँ पे 4 है वो आपका लूजिंग केस है। बाकी के जो 3 रिमेनिंग है, 1 2 एंड 6, 3/8 1/8 1/8, तो ये बेसिकली आपका 5/8 हो गया। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है? तो वैसे तो इसकी कोई वैल्यू होनी नहीं है, बट ठीक है, हमने लिख लिया फिर भी। तो देखो, 100 प्लस 150 माइनस 160/8, ये आपका आएगा कैलकुलेशन करके, ये आपका हो जाएगा 90/8। अगर आप इसको यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 11.25। ठीक है? तो 11.25 आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 11.6। तो इतनी आप अमाउंट जीत सकते हो। ठीक है? तो इसका मतलब आपको खेलना ये नहीं चाहिए, क्योंकि आप रिस्की है, मतलब चलो फिर भी नेट प्रॉफिट तो बन ही रहा, तो आप खेलना चाहो तो खेल भी सकते हो गेम। ठीक है? चलो, सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स व्हाट पीएमएफ इज गिवन बाय ये। अच्छा, पीएमएफ के लिए हमको एक यहाँ पे डायरेक्ट टेबल बना के दे दिया गया है, एंड हमसे कह रहा है कि यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। एक्स की वैल्यू आपकी 0 से लेके 4 तक जा रही है। ठीक है? तो एक काम करते हैं, 0 से 4 तक आपका यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं कि क्या क्या आ रही है। ठीक है? फंक्शन आपका ये रहा, एक्स की वैल्यू आपको ये लेनी है। ठीक है? तो लेट सपोज आप अगर 0 लोगे एक्स की वैल्यू, ठीक है, यानी कि आपका अगर आप एफ 0 होगा तो 1/16
4C0 होगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/16 आएगा। ऐसे ही आप चाहो तो F1 की वैल्यू निकाल सकते हो, 1/16 4C1। तो ये आपका हो जाएगा 4/16, कट करोगे तो 1/4, बहुत सही। अगर 2 लोगे तो 1/16 4C2, आप सोल्व करोगे यहाँ पे एनसीआर वाले फॉर्मूले से, तो ये आपका बन के आएगा 6/16, कट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3/8। ओके, एफ अगर आप 3 लोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/16 4C3, ये आपका निकल के आएगा 6 बाई, ओके 6 नहीं सॉरी 4 आएगा। हाँ जी, 4/16, कट करोगे तो 1/4। एंड एट द एंड अगर आप 4 लोगे एक्स की वैल्यू तो 1/14, 4C4 ये आपका 1/16 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये जो F0, F1, F2, F3, F4 है, ये बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटीज है फॉर x इक्वल टू ये, ठीक है। तो मतलब देखो, जब आपका x0 तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/16 आ रही है। जब आपका ये 1 है तो आपकी x की वैल्यू 1/4 आ रही है। जब आपका ये 2 है तो 3/8 आ रही है। जब आपका ये 3 है तो 1/4 आ रही है। 4 है तो 1/16 आ रही है। ठीक है, तो ये सारी आपकी वैल्यूज निकल के आ रही है। चलो अच्छी बात है। अब हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को। तो सिंपल है, जो भी आपका रैंडम वेरिएबल है उसको आप मल्टीप्लाई करते रहोगे प्रोबेबिलिटी के साथ। तो देखो, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 1/16 से, प्लस में 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5/8 से। ओके 5 नहीं सॉरी 3 है, यहाँ पे 3 लिखा है मैंने, 5 पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा अपना राइटिंग का भी ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि मेरी गंदी राइटिंग है तो इसलिए मेरा देखो कंफ्यूजन हुआ ना कि ये 3 है या 5 है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी एग्जामिनेशन सेंटर में, तो इसलिए थोड़ा साफ साफ लिखना। ठीक है, 3/8 प्लस यहाँ पे आप 3 टाइम्स 1/4 करोगे, प्लस 4 टाइम्स 1/16 करोगे। ठीक है, आप इन सारी वैल्यूज को आपस में सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे 8/4 निकल कर आएगा, जिसको आप कट करोगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है यहाँ पे वो 2 आने वाली है। नाउ हमें अब देखना है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी क्या रहती है? तो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी के नाम पे आपको सिर्फ एक सी बात बतानी चाहिए कि ये कांस्टेंट को इग्नोर करता है, कांस्टेंट को इग्नोर करता है। ठीक है, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ सी एक्स अगर लिखा हुआ है तो ये सी को इग्नोर कर देगा, सी बाहर चला जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई है तो आप इसको सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हो। ठीक है, ई एक्स प्लस ई वाई। अगर ई एक्स जो है आपका वो मीन के इक्विवेलेंट रहता है तो हम इसको म्यू के बराबर भी मान सकते हैं। आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है देखो, अगर आपके पास लेट से कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक है 2x प्लस 4y इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इसको e2x प्लस e4y कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी 2 कांस्टेंट है तो आप इसको चाहो तो बाहर निकाल सकते हो। तो ये 2 टाइम्स ex प्लस 4 टाइम्स ey हो सकता है। ठीक है, अब ये बहुत छोटी सी बात लग रही है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं ताकि और अच्छे से समझ सके। तो पहले तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी वाला ही आ गया, तो देखो कौन सा करेक्ट है यहाँ पे। इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। हाँ हाँ जी, ये तो सत्य बात है, मतलब आपकी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला है। फॉर एनी रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, ई एक्स प्लस वाई को आप सेग्रीगेट कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ई ऑफ एक्स वाई को आप सेग्रीगेट कर सकते हो, नहीं। मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसा हमने कुछ नहीं सुना है। ठीक है, एंड स्क्वायर को अंदर बाहर कर सकते हो, नहीं ऐसा भी कुछ हमने नहीं सुना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हो। ठीक है, चलो आप देखते हैं आगे। सपोज अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स वैल्यू 2 3 4, इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 3.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन, मतलब सही है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा था तो एकदम ध्यान से देखना। तो देखो आपसे यहाँ पे क्या कहा गया, पहले आप चीजों को समझो। आपको लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 के इक्विवेलेंट है। लेट सपोज ये दोनों पी है। ओके, ओके चलो ये दोनों पी हो गया। एंड जो आपका यहाँ पे x इक्वल टू 4 है वो क्या होगा? तो देखो आपके पास यहाँ पे 3 ही रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, 2 3 4, इसका मतलब 2 और 3 अगर p है आपका, तो जो आपका रिमेनिंग होगा, ठीक है, ये जो आपका रिमेनिंग बचने वाला है 4, ये ऑब्वियसली आपका q हो जाएगा। ठीक है, q क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये मतलब फेलियर की इक्विवेलेंट ही तो होगा। 3 है, 3 में से अगर 2 को आपने p बोल दिया तो आपका जो रिमेनिंग होगा उसको हम q बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जो नेट प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो इक्विवेलेंट टू 1 होता है। तो देखो आपके पास यहाँ पे 3 ही प्रोबेबिलिटीज है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4। आपको पता है इनका सम आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 आपका p है, ये भी आपका p है, ये आपका q है, इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, तो आप देखो 2p प्लस क्यू इक्वल टू 1, आपके पास एक यहाँ पे जनरल इक्वेशन बन के दिख रही है, लीनियर इक्वेशन। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। ओके,
देन आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इसके जो एक्सपेक्टेशन है वो 3.4 है। तो देखो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आपकी 3.4 है। आपको पता है एक्सपेक्टेशन कैसे कैलकुलेट करा जाता है? जो आपका रैंडम वेरिएबल होता है वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी से। जैसे आपका यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे पी से जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी है, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करोगे पी से, ओके, प्लस क्यू को मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे, क्यू तो आपका प्रोबेबिलिटी है, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करोगे क्यू से, तो 4 टाइम्स क्यू ये आपका 3.4 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो देखो 3 और 2 5, 5p प्लस 4q इक्वल टू 3.4। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये एक और आपकी इक्वेशन बनते हुए दिख रही है। तो दो इक्वेशन, दो रैंडम वेरिएबल आपको दिख रहा है। अब आप पहली इक्वेशन में से एक काम कर सकते हो। लेट्स सपोज क्यू को आप सेपरेट कर लो। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 2p। ओके, इस वाली चीज को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन के आएगा? 5p प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस 2p इक्वल टू 3.4। तो देखो 5p प्लस 4 माइनस में 8p इक्वल टू 3.4। ठीक है, तो ये आपका हो गया माइनस का 3p इक्वल टू माइनस का 0.6। नेगेटिव से नेगेटिव उठा, p की वैल्यू आ गई 0.6/3, कट करोगे तो 0.2 बन जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे 0.2 निकल के आ चुकी है। ओके, चलो अच्छी बात है। अब चाहो तो आप p की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो ताकि आपका q निकल के आ जाए। तो q आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स 0.2, तो 1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, तो q की वैल्यू आपकी आ रही है 0.6, एंड आपको पता है कि जो q है वही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 है, एंड आपसे यही पूछा गया था, राइट? तो इसका मतलब है आपका जो आंसर हो जाएगा वो 0.6 ही होगा। ठीक है, तो 0.6 वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको परस्यू करना था। चलो आगे देखते हैं। श्रेया एंड एंड अंश वर्क फॉर सेम कंपनी। ठीक है, श्रेया और अंश दो लोग हैं, ये दोनों सेम कंपनी के लिए काम करते हैं। श्रेया को दिवाली बोनस मिल रहा है जो कि एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 12,000 बताई जा रही है। ठीक है, ओके, चलो अच्छी बात है, श्रेया का यहाँ पे अच्छा खासा फायदा हो रहा है। तो लेट सपोज हम क्या देते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो बोनस है जो श्रेया को मिलने वाला है वो आपका 12,000 है। चलो अच्छी बात है। ओके, अब देखो बोनस ऑफ अंश को हम बीए बोल दे रहे हैं। ठीक है, बोनस ऑफ अंश, एंड बीएस बोल दे रहे हैं बोनस ऑफ श्रेया। ठीक है, श्रेया का बोनस, मतलब श्रेया को नहीं, श्रेया के बोनस को। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, अंश और श्रेया दोनों हो गए यहाँ पे। अब इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे जवाब देना है जो हमें गिवन क्वेश्चन पूछा गया। इफ अंश बोनस इज 7,000 मोर देन श्रेया। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार यहाँ पे देख लेना है, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो आपको एक गिवन कंडीशन दे दी कि जो आपका यहाँ पे अंश का जो बोनस है वो श्रेया के बोनस से 7,000 गुना ज्यादा, मतलब 7,000 गुना नहीं, 7,000 ज्यादा हो। ओके, अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी अंश के बोनस की। तो आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वो साइड हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ले लेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ बी ए इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ बी एस। एंड अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया था कि नंबर को हमेशा इग्नोर करते हैं एक्सपेक्टेशन में, तो इसको जस्ट आप 7,000 ही बोल दो। ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ बी एस तो आपको पता ही है 12,000 है, तो 12,000 प्लस 7,000, तो 19,000 यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता है अंश कि उसको बोनस मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में देखते हैं, तो फोर्थ पार्ट भी काफी हद तक सिमिलर है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अंश का जो बोनस है वो 60% है। ठीक है, तो जिस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में दे दिया गया है कि अंश का जो बोनस है वो 60% है, यानी कि 60/100 टाइम्स शेयर के बोनस से। वो साइड एक्सपेक्टेशन लोगे तो बी ए इक्वल टू, आपको पता है कि नंबर को आप मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे भी आप बाहर करते हो एक्सपेक्टेशन के केस में, तो 60/100 बाहर हो गया। एंड यहाँ पे आप लिखोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ बी एस। ठीक है, तो 0.6 हो जाएगा ये। ठीक है, 60/100 आपका 0.6 होता है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बी एस से, बी एस आपका यहाँ पे है 12,000, तो ये 12,000। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये आपका हो जाएगा 7200, 7200। ठीक है, तो 7200 यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे अंश का बोनस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स बोला गया है, एंड यहाँ पे आपके पास एक पीएमएफ टेबल गिवन है। ठीक है, चलो अगर आपको समझ आ गया ना कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, देन आप ऑटोमेटिकली सारी चीजों को समझ पाओगे। तो जिस तरीके से मैं बोल बोल के करता हूँ ना, ऐसे आप मन में या तो बोल लिया करो, या तो इवन हो सके तो मुंह से ही बोल बोल के क्वेश्चन सोल्व करो, जब तक आप यहाँ पे अपने घर पे हो, जब तक आप एग्जाम सेंटर में नहीं जा रहे। एग्जाम सेंटर पे बोल बोल के मत करना, नहीं तो पिट जाओगे। ठीक है, चलो तो देखो आपके पास यहाँ पे 0.2, 0.3, 0.4, 0.1 एंड 0, ये वैल्यूज आपको दी गई है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमको बोला जा रहा है कि y आपको डिफाइन कर दिया गया है x-1 एंड x-2, ई वाई आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे आपका ये जो है के,
के की वैल्यू अगर 0 है तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक टेबल से बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं, चलो ऊपर ही। ओके, तो देखो के जब आपका 0 है, ठीक है, के क्या है, के बेसिकली एक्स की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो एक्स इक्वल टू के लिखा हुआ है ना। ओके, के आपकी यहाँ पे एक्स की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि के इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वाई की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे फॉर डिफरेंट के। ओके, लेट्स सपोज जब आपका के इक्वल टू 0 है, यानी कि के आपका एक्स के इक्वलेंट है, तो यानी कि एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है, मैं यहाँ पे के की जगह एक्स ही बोलूंगा। तो जब आपका एक्स 0 है, यानी कि आप जब यहाँ पे 0 वैल्यू रखोगे, तो देखो 0 माइनस 1 करोगे तो -1, 0 माइनस 2 करोगे तो -2, तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, जस्ट हम यहाँ पे क्या करें, वाई की वैल्यूज को लिख रहे हैं, यहाँ पे के की वैल्यू है, ये आपकी वाई की वैल्यू है। ठीक है, तो आप जस्ट यहाँ पे सारी वैल्यूज को ऐसे नोट करते जाओ। जब आपका के इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो देखो 1 माइनस 1 करोगे तो 0, 0 इंटू में एनीथिंग इज 0, तो ये 0 आने वाला है। 2 है, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 करोगे तो 1, 2 माइनस 2 करोगे तो 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये भी 0 आने वाला है। 3 आप देखोगे तो 3 क्या आएगा, 3 माइनस 1 करोगे तो 2, 3 माइनस 2 करोगे तो 1, तो ये 2 1 जा 2 होने वाला है। अदरवाइज यहाँ पे 0 ही आने वाला है, तो मतलब 0 को कुछ भी करोगे तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये अलग अलग वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, तो 2 0 0 2 0, ओके फाइन। प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब ये वाई वाली वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना है, तो बहुत इजी हो गया। रैंडम वेरिएबल ये रहा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ये रही। तो देखो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी 0.2 है, प्लस 0 इंटू कुछ भी करोगे तो 0 ही आना है, तो यहाँ पे तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे नेक्स्ट वाले में 0 इंटू एनीथिंग करोगे तो 0, प्लस 2 इंटू इस पर्टिकुलर केस में प्रोबेबिलिटी है 0.1, ठीक है, प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, वैसे भी 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो 0.4 प्लस ये आपका 0.1 था ना। हाँ जी, तो हाँ जी, तो ये आपका 0.2 हो जाएगा। तो देखते हैं 0.6 आपके पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा है वाई का। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू निकल के हमारे पास आ चुकी है, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू आ चुकी है 0.6। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपके पास एक यहाँ पे जॉइंट पीएमएफ टेबल गिवन है एक्स और वाई का। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा। ओके, एक काम करते हैं, इस टेबल को एक बड़ी जगह पे पहले बना लेते हैं थोड़ा। ओके, ये रहा। आपसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइन, चलो अच्छी बात है। अब एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 2 3 ये सब दी गई है। ओके, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है। अब देखो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी तो पहले निकालनी पड़ेगी, यहाँ तो के वाले फॉर्मेट में, कि आपके पास यहाँ पे एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको एक चीज पता है कि आपका जो जॉइंट पीएमएफ होता है, अगर आप इसके अंदर जितने भी वैल्यूज आ रही है, जो भी प्रोबेबिलिटीज आपकी आ रही है, इन सबको ऐड करोगे तो इक्वलेंट टू 1 आएगा, राइट। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करते रहेंगे। तो देखो के प्लस 2 के करोगे तो 4 के, इधर दो के और ऐड करोगे तो 6 के, 6 के प्लस 4 के करोगे तो 10 के, 10 के प्लस 3 के करोगे तो 13 के, 13 के और ये 14 के, 14 के और 6 20 के। तो यानी कि आपका ये 20 के आ रहा है। अगर आप इन सबका नेट निकालोगे, इक्वल टू आपका 1 लेना है आपको, तो के की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास 1/20 आ गई है, बहुत सही। तो के की वैल्यू डायरेक्ट आपको 1/20 यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अच्छी बात है। यानी कि के को हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे 1/20 से, चलो अच्छी बात है। चलो के की वैल्यू को तो डिनोट करके रख लेते हैं, अभी बाद में आगे चलेंगे। अब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स में आपको पता है कि यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यू लिखनी पड़ेगी, बेसिकली आपका जो एक्स है वो, ठीक है, इनटू में आपका जो प्रोबेबिलिटी है। ओके, आपको इनका नेट लेना है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पे एक एक केस उठा लेते हैं। तो लेट सपोज पहले आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालो अलग अलग केसेस के लिए। प्रोबेबिलिटी आपकी एक्स की यहाँ पे 3 वैल्यू है, 1 2 3। तो जब आपकी प्रोबेबिलिटी, अगर आपका एक्स 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है, तो एक्स अगर आपका 1 है तो प्रोबेबिलिटी आपकी के 2 के 3 के ये सब आएगी। तो आप इन सबको ऐड कर दो, तो 1 + 2 + 3 यानी कि आपका ये 5 हो गया, सॉरी 6 हो जाएगा, 6 के। ठीक है, 6 और के की वैल्यू है 1/20, तो 1/20 हमने लिख दिया, तो ये ओवरऑल आपका 6/20 आ गया प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 निकालो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 निकालते हैं, ये रहा। ठीक है, तो देखो के प्लस 0 प्लस के यानी कि 2 के हो जाएगा, तो 2 के हमने लिख दिया। 2 इंटू में 1/20 यानी कि आपके पास आ गया है ये 2/20, बहुत सही। सिमिलर वे में आप कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3। तो ये आपका हो जाएगा 2 + 4 यानी कि 6, 6 और 6 आपका 12, तो 12 के हो जाएगा। तो 12 इंटू 1/20 करोगे तो ये आपका 12/20 आएगा, फाइन, ठीक है, अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी सबके पास आ गई है, आपके पास वैल्यूज आपके पास ये ऊपर गिवन ही है। अब जस्ट आप यहाँ पे यूज कर दोगे, तो देखो 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 एक्स इक्वल टू 1 के लिए आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2/20 से। ओके,
प्लस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 12/20 से। बहुत अच्छे। ठीक है, तो देखो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास निकल कर आएगा 6/20 प्लस 4/20 प्लस आपका ये 12 3 36, 36/20। आप इनको आपस में ऐड करोगे तो ये 46/20 आएगा। कट करोगे तो 23/10, यानी कि आपके पास फाइनल आंसर बन के आने वाला है 2.3 आने वाला है। ठीक है, ओके फाइन। हाँ जी, तो ये आपका हो जाएगा 2.3। ओके फाइन, ठीक है। तो 2.3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि z इक्वल टू एक्स प्लस वाई के लिए अगर आपको एक्सपेक्टेशन पूछी, कोई पूछे z के लिए तो कैसे निकालोगे। तो बहुत साइड एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ z ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो अभी आपने निकाला है यहाँ पे 2.3, सॉरी, ठीक है, 2.3 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ y को कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास निकल कर आएगा अराउंड 2.3। ठीक है, मतलब सेम ही वैल्यू निकल के आने वाली है। आप इनको ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4.6, विच वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस आपको यूज करना है। इस बार आप वाई वाले केस उठाओगे 1 2 3, एंड यहाँ पे आप कॉलम वाइज ऐसे ऐड करके प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई जरूर करना। ओके, देन बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन भी आपके पास सिमिलर टाइप का ही है, एक पीएमएफ टेबल के बना एक्स और वाई का। एक्स और वाई के आपके पास अलग अलग वैल्यू एंड आपको जेड कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो काफी सिंपल है। देखो आपको यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy कहा गया है। आपको यहाँ पे बोथ साइड क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ले लेना है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ z इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट आप क्या करो, x का यहाँ पे स्क्वायर कर देना। ओके, प्लस यहाँ पे आपको बोला जा रहा है 3xy है ना, तो 3 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ y आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो काफी हद तक काफी सिंपल है ये। आप जस्ट आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं यहाँ पे एक्स और वाई के लिए, उनको कैलकुलेट कर लेना एंड एक स्पेशल केस बना के एक्स स्क्वायर का भी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, नाउ अब हमें जानना है कि सेंटर और स्प्रेड का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखो अभी जो हम एक्सपेक्टेशंस की टर्म की बात कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन क्या होता है, तो एक्सपेक्टेशन आपको सेंटर के बारे में बताता है आपके रैंडम वेरिएबल के। ठीक है, कि कितना डेटा, कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके सेंटर पे है आपके पर्टिकुलर डेटा सेट में। बट ये स्प्रेडनेस के बारे में हमें उतना आइडिया नहीं देता है। तो स्प्रेडनेस के बारे में ज्यादा आइडिया हमको मिलता है फ्रॉम दी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज्यादा बेटर आपके पास स्प्रेडनेस का फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों टर्म्स भी आपने पहले सुने होंगे स्टैट 01 में। तो देखो वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से। ओके, अब देखो वेरिएंस का यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है, बट मैं कहूंगा कि आप इस वाले फॉर्मूला को याद मत रखना, आप याद रखना इस फॉर्मूला को। ठीक है, रिमेंबर दिस। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला रहता है स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। ठीक है, याद रखना, ऐसे ही बोलो, स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। ओके, तो आप ये करोगे तो आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आप इनके लाइक ये जो डिनोटेशन है इससे आप समझ सकते हो। ठीक है, नोटेशन से जो है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, एंड याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी। अगर जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वेरिएंस जहाँ पे अगर अंदर कोई कांस्टेंट ए है, ठीक है, तो आप इसको बाहर निकालोगे तो ये स्क्वायर के रूप में आता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन डायरेक्ट बाहर फेंक देता है, ये क्या करेगा, स्क्वायर बना के बाहर फेंकेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में ये सिंपली बाहर आ जाएगा, वेरिएंस एक्स प्लस आई। अब देखो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो रहते हैं ये एडिशन के टाइम पे आपके कांस्टेंट को एकदम लाइक नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसे बना देते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ओके, तो ये फैक्चुअल डेटा ये आपको पता होना चाहिए कि प्लस के टाइम पे यहाँ पे आप इग्नोर करोगे, इग्नोर भी नहीं मतलब नेग्लेक्ट कर दोगे। यहाँ पे ऐसे लगा लो कि एक प्रेजेंट ही नहीं है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस ए इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू वेरिएंस ऑफ एक्स। सिमिलर आवाज आप स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इस टेबल में हमने क्या करा है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन लिखे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखी है और उनका वेरिएंस लिखा हुआ है। ये टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इसके बेसिस पे आप काफी सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो देखो बर्नौली थ्योरम में क्या होता है या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो पी के बराबर रहता है। पी का मतलब होता है सक्सेस। ओके, 1 - पी को आप क्यू भी बोल सकते हो, इसका मतलब होता है फेलियर। ओके, यहाँ पे जो लैम्डा लिखा हुआ है, लैम्डा का मतलब होता है यहाँ पे एवरेज वैल्यू बिटवीन इंटरवल। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स के मीनिंग है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो बर्नौली के अंदर क्या होता है, आपका एक्सपेक्टेशन जो होता है वो पी के बराबर रहता है एंड जो वेरिएंस होता है वो पी क्यू के बराबर रहता है। ठीक है,
पी टाइम्स क्यू, क्यू को आप वन माइनस पी भी बोल सकते हो। बाइनोमियल के टाइम पे ये जो एन है ये नंबर ऑफ ट्रायल है, पी आपका सक्सेस है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, एनपी। वेरियंस क्या होता है, एनपी क्यू। ठीक है, तो एनपी इंटू में वन माइनस पी भी बोल सकते हैं। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास यहाँ पे पी लिखा रहता है, तो ये वन बाई पी इसका एक्सपेक्टेशन होता है। इसकी वेरियंस की बात करोगे तो वन माइनस पी अपॉन पी का स्क्वायर होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास यहाँ पे लैम्डा गिवन रहता है पैरामीटर के रूप में, एंड इसका एक्सपेक्टेशन और वेरियंस दोनों ही लैम्डा के इक्विवेलेंट होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर वन से लेकर एन तक जा रहा है, तो इसका जो एक्सपेक्टेशन होगा वो होगा एन प्लस वन अपॉइंट टू, एंड इसका जो वेरियंस होगा वो होगा एन स्क्वायर माइनस वन अपॉइंट 12। तो ये सारी वैल्यूज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल को बताता है कि कैसे आप एक रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज कर दे रहे हो। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन लगाते हुए। किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए अगर आपका एक्सपेक्टेशन जीरो और वेरिएंस इक्वल टू वन आ रहा है, तो इन पर्टिकुलर केस में हम कह देंगे कि जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि आप देख भी सकते हो कि y अगर आपका यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तो ये इक्वल टू x माइनस ई एक्स अपॉन एस डी है। ठीक है, ये ई एक्स आपका क्या है, जीरो, एस डी क्या है, वन। तो इट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू ए रैंडम वेरिएबल, है ना। ठीक है, तो ये जो सबको पता होना चाहिए, सिंपल एक टर्म है, आप कह सकते हो डेफिनेशन है, यू हैव टू नो। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया इसको एक बार समझते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट निधि विल अर्न 2000 ऑन एनी पर्टिकुलर डे इज 1/4। ओके, तो डेटा आपके सामने गिवन है, एक बार इसको लिखते रहते हैं। तो x1 लेट्स से हमारा यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, एंड इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको गिवन है 1/4। द प्रोबेबिलिटी दैट निधि विल अर्न 1500। अच्छा देखो, x2 बोल देते हैं इसको, 1500 ये निधि कमाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। ठीक है, अच्छी बात है। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द अमाउंट दैट निधि विल अर्न ऑन एनी पर्टिकुलर डे। अगर हमें यहाँ पे वेरिएंस निकालने के लिए कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो, फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाया था कि देखो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालना होगा माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे दोनों निकाल लेते हैं, पहले ई एक्स को निकाल लेते हैं। तो ई एक्स निकालना तो बहुत ईजी, आपको पता है कि जो भी आपका रैंडम वेरिएबल रहता है उसको आपको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 2000 को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से, प्लस 1500 को मल्टीप्लाई करोगे 3/4 से। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1625। ठीक है, 1625 आपके पास रिजल्टेंट आने वाला है। ठीक है, पहले यहाँ पे 500 आएगा, देन यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो 1125 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 1625 है। वहीं अगर स्क्वायर वाले की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम ई एक्स स्क्वायर की बात करें, तो जस्ट आपको यहाँ पे आपके जो रैंडम वेरिएबल है उनको स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे 2000 है, आप इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे, इंटू में प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगी। ओके, ऐसे यहाँ पे ये 1500 का स्क्वायर 3/4 एज इट इज। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पे सारा कैलकुलेशन वगैरह करोगे, तो ये आपके पास आएगा टू, के इसको मैं गलत हो गया, 2687500। ठीक है, 2687500। ओके बच्चे, अब ये जो वेरिएंस का फॉर्मूला इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। पहले तो आपका ई एक्स का स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाली को पहले लिख लेते हैं, 2687500 माइनस, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर है, तो एक्सपेक्टेशन आपके पास 1625 आया था, हमें इसका स्क्वायर लिखना है। ओके, चलो अच्छी बात है। 2687500, 1625 का जब आप स्क्वायर करोगे यूजिंग योर कैलकुलेटर्स, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2640625। सब्ट्रैक्शन करोगे तो 46875 आपके पास यहाँ पे फाइनल आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी 46875। ठीक है, चलो, तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ये वेरिएंस है आपका। ठीक है, चलो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास बोला गया कि वेरिएंस ऑफ 3x+4, ये आपके पास 144 गिवन है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, देखो वेरिएंस आपके पास ये गिवन है, अब हम यहाँ पे इसको लाइक रिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि वेरिएंस ऑफ 3x में 3 तो कांस्टेंट है, तो आपको पता है जो मल्टीप्लाई में रहता है वो तो स्क्वायर की फॉर्म में बाहर आता है, तो ये 3 के स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा। बाकी वेरिएंस ऑफ x लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। आपको पता है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम जो कांस्टेंट रहते हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर वो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन वगैरह में हो तो ये आपका 144 के बराबर है। तो वेरिएंस ऑफ x आपका निकल के आ जाएगा 144 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि 9, कट करोगे तो ये आपका पास हो जाएगा 16। तो वेरिएंस ऑफ x आपके पास है 16। आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो रहता है वो अंडर रूट वेरिएंस को ही हम कहते हैं। ठीक है, तो जस्ट अंडर रूट 16 कर दोगे, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा, जो कि आएगा 4। तो 4 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलो थर्ड वाला देखते हैं।
तो एक्स और वाई आपके पास दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। अब देखो, अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल रहता है ना, तो ये मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूं कि ये जो एक्स माइनस वाई है ना, ये भी आपका प्लस के रूप में खुलता है, यहाँ पे कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं आती है। ठीक है, वेरिएंस के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, अगर प्लस में होगा तो भी प्लस लिखेंगे, माइनस में होगा तो भी प्लस लिखेंगे। ठीक है। बाकी आपको वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई तो गिवन ही है, तो ये आपका 9 + 9 यानी कि 18 हो जाएगा। ठीक है। तो 18 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है। चलो, यहाँ पे हम लिख देते हैं 18। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम, यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं। तो देखो, द एनुअल सैलरी ऑफ अ सर्टेन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी इज रैंडम वेरिएबल विद एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 6 लाख। ठीक है, 6 लाख रुपीज यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और स्टैंडर्ड डिविएशन आपको 40,000 गिवन है। अगर यहाँ पे 20% ऑफ अमाउंट को यहाँ पे इन्वेस्ट करा जा रहा है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, जो कि आपने इन्वेस्ट किया होगा उसका। तो देखो, ध्यान से समझना, काफी यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा टाइप का क्वेश्चन है। देखो, अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें, जो कि ऑब्वियसली आपका मीन भी होता है, ठीक है, तो ये मीन भी लिख देता हूँ मैं। इसको हम ई एस कह देते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड सैलरी। तो ये आपके पास है 6 लाख। चलो, इसको लिख लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये आपके पास गिवन है सैलरी का, तो इसलिए सिग्मा एस लिख देते हैं। ये आपके पास गिवन है 40,000। ठीक है। अब कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे? 20%। ठीक है, अच्छी बात है। ओके। तो देखो, अब ये तो परसेंटेज हो गया कि परसेंट इन्वेस्टेड। कितना आप यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, अगर उसकी बात करी जाए, अमाउंट इन्वेस्ट की, तो जो आपकी सैलरी है यहाँ पे, ठीक है, लाइक इस सैलरी को हम एस बोल देते हैं, तो आप एस का 20% यहाँ पे क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो उसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0.20 इंटू में एस। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो आपको पता है कि ये होता है स्क्वायर ऑफ वेरिएंस। ठीक है। अब आप कहोगे भैया पीछे तो आप कुछ और लिख रहे थे, तो देखो वही चीज लिखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या कह रहे थे, अंडर रूट वेरियंस। तो बहुत साइड स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक ही बात है वो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको यहाँ पे गिवन ही है, देखो ये सिग्मा इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। ओके। तो ये 40,000 गिवन है, तो 40,000 का यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो वेरियंस निकल के आ जाएगा। इसको वेरियंस क्या देते हैं, सैलरी का। ठीक है। तो 40,000 का आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ जी, इतने जीरो आएंगे आपके पास। ये आपका वेरियंस आएगा एक्स का। ठीक है, तो ये वेरिएंस ऑफ एस है। ठीक है, अच्छी बात है। फाइन। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अमाउंट इन्वेस्ट को हम एक काम करते हैं, आई लिख देते हैं ताकि थोड़ा लिखने में आसान रहे। तो आई आपके पास 0.20 है, टाइम्स एस है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एस आपके पास आ चुका है। आपको निकालना था कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, आपको चाहिए कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है अमाउंट जो कि इन्वेस्ट करा गया है। ठीक है। ओके, ये आपको आई का चाहिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए पहले हम वेरिएंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर वेरिएंस ऑफ आई की बात करी जाए, तो वेरिएंस ऑफ आई तो आपका यहाँ पे 0.20 एस के बराबर है, तो 0.20 एस हमने लिख दिया। ठीक है। देखो, अमाउंट इन्वेस्ट क्या था आपका, आई, और ये हमारा 0.20 टाइम्स एस के बराबर था। तो हमने यहाँ पे जस्ट क्या करा, आई की जगह 0.20 एस लिख दिया। अब आपको पता है ये जो 0.20 ये तो कॉन्स्टेंट है, तो ये तो बाहर आएगा, तो स्क्वायर के रूप में आएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर के रूप में बाहर आ गया, एंड अंदर बच रहा है वेरिएंस ऑफ एस। वेरिएंस ऑफ एस जस्ट आपने निकाला ही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, 0.20 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 0.04, एंड वेरिएंस ऑफ एस आपके पास है 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप इसको रिजोल्व करके तो ये हो जाएगा 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये आपके पास वेरिएंस ऑफ आई आया है। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, रूट ऑफ वेरिएंस लोगे। ठीक है, वेरिएंस ऑफ आई, तो जस्ट आप क्या करोगे, रूट ऑफ 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपके पास हो जाएगा 8, 1, 2, 3। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आपके पास आ रही है 8,000। ठीक है, तो 8,000 रुपीज इसका स्टैंडर्ड डिविएशन होगा जो कि अमाउंट ये इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक दो बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। चलो, तो ये भी हमने कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर तीन पेयर डाइस को हमने टॉस करा है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, जहाँ पे आपका एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टेल जो आएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो, अगर तीन फेयर कॉइन को आप टॉस करोगे तो क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है, तीनों हेड। ठीक है, पहले दो हेड, एक टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल,
टेल टेल हेड और तीनों टेल। ठीक है, ये लिखने का एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर मान लो आपको डायरेक्ट ऐसे समझ नहीं आ रहा है, आपको टाइम से करना है, तो आपको पता है कि आप अगर दो बार टॉस करोगे तो या तो रिजल्ट एच एच आएगा, या तो एच टी आएगा, या तो टी एच आएगा, या तो दोनों टी टी आएगा, राइट। अब आप क्या करो, इसको दो बार एक बार लिख लो। ठीक है, इसको जस्ट एक बार और लिख लो। एक बार सबके साथ आप एच जोड़ दो, एक बार सबके साथ आप टी जोड़ दो। ठीक है, तो ये जो चीज लिखी हुई है ना, यही वाली चीज रिटर्न में आपके पास बन के आएगी। ठीक है, तो ये तो जस्ट मेरे को आपको बताना था, तो मैंने आपको बता दिया, इसको मैं हटा देता हूँ। फाइन। अब देखो, ये आपके पास ऑप्शन है। अब आपको कहा जा रहा है कि एक्स जो है वो नंबर ऑफ टेल्स को लाइक रैंडमाइज कर रहा है। ठीक है, बेसिकली कैलकुलेट कर रहा है, ये आपका एक रैंडम वेरिएबल है। तो नंबर ऑफ टेल हम देखते हैं, तो यहाँ पे जीरो टेल है, यहाँ पे एक टेल है, यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे दो टेल है, यहाँ पे दो टेल है, यहाँ पे भी दो टेल है, एंड यहाँ पे थ्री टेल है। फाइन। तो नंबर ऑफ टेल्स हमने निकाल लिया। हमको पता चला कि जो एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल था उसकी वैल्यू तीन ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो जीरो, या तो वन, या तो टू, या तो थ्री, एक्चुअली चार। ठीक है, चार वैल्यू पॉसिबल है। ओके, अब इन चारों का हमारे पास रैंडम वेरिएबल तो आ गया, इनके प्रोबेबिलिटीज भी आनी चाहिए। तो पी एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो यहाँ पे आपका एक बार आ रहा है आउट ऑफ एट टाइम्स, तो वन बाई एट हो जाएगा जीरो के लिए। ठीक है, एक काम करते हैं, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है उनको साथ साथ ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वन बाई एट। वन कितनी बार आ रहा है आपका, एक दो तीन, तीन बार आ रहा है आउट ऑफ एट टाइम्स, तो थ्री अपॉन एट हो जाएगा। टू कितनी बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है आउट ऑफ एट टाइम्स, तो टू अपॉन एट हो गया। थ्री कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है आउट ऑफ एट टाइम्स, तो वन अपॉन एट हो गया। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटीज भी आ गई हैं, बहुत अच्छे। अब आपको यहाँ पे वेरिएंस निकालना था, तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको करना क्या रहता है, स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप यहाँ पे एक एक करके कैलकुलेट कर लो, तो ई एक्स तो डायरेक्ट आप निकाल लोगे, यहाँ पे जस्ट आपका जो भी रैंडम वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई करोगे उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से। तो जीरो को मल्टीप्लाई करोगे वन बाई एट से, ठीक है, वन को मल्टीप्लाई करोगे थ्री बाई एट से, टू को मल्टीप्लाई करोगे टू बाई एट से, एंड थ्री को मल्टीप्लाई करोगे वन बाई एट से। बहुत सही। ठीक है, तो जब आप ये मल्टीप्लीकेशन वगैरह सब कुछ कर लोगे तब क्या रिजल्टेंट आएगा 1.5। अब ऐसे ही अगर आपको स्क्वायर वाले के लिए निकालना है, ठीक है, ये तो हमने पीछे वाला निकाल लिया पहले, अब स्क्वायर वाला निकालते हैं, ई एक्स स्क्वायर क्या आएगा। तो ई एक्स स्क्वायर के लिए जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर वाले रैंडम वेरिएबल लेना है। ठीक है, तो 0 1 4 9। ठीक है, तो जस्ट आप स्क्वायर वालों से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे इस बार प्रोबेबिलिटीज को। तो जीरो को मल्टीप्लाई करो वन बाई एट से, वन का स्क्वायर यानी कि वन ही होगा, तो इसको थ्री बाई एट से, टू का स्क्वायर यानी कि फोर, फोर को मल्टीप्लाई करो टू बाई एट से, थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन, नाइन को मल्टीप्लाई करो वन बाई एट से। ठीक है, तो रिजल्ट आपके पास आएगा थ्री। ओके, बहुत सही। अब देखो, वैल्यूज यहाँ पे एक बार हम पुट कर देते हैं। तो देखो, ई एक्स स्क्वायर आपके पास आया है थ्री, तो थ्री लिख दिया, माइनस में ई एक्स आपके पास गिवन है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर। तो देखो, थ्री माइनस 2.25, इसका मतलब है आपका रिजल्ट निकल के आएगा 0.75, विच वुड बी योर फाइनल आंसर, 0.75। ठीक है, तो ऐसे आपको अपीयर करना था इस क्वेश्चन को। अपीयर नहीं, आपको इसको लाइक मैं वर्ड भूल गया, अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, चलो सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन आपसे क्या करे, एक बार इसको समझते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए विल अकर इज 0.60। डिफाइन आई, आई आपको डिफाइन करा गया है, वन अगर इवेंट ए होगा, जीरो अगर इवेंट ए नहीं होगा। आपको वेरिएंस ऑफ आई निकालना है। ठीक है, अच्छी बात है, चीज आपके पास गिवन है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी पहले एक बार देख लेते हैं, तो या तो वन या तो जीरो, तो मतलब प्रोबेबिलिटी तो डायरेक्ट आपके पास या तो फिर अच्छा, प्रोबेबिलिटी सॉरी आपको यहाँ पे गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ए आपके पास 0.60 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 0.60। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपन यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा वन माइनस 0.60, तो ये आपके पास आएगा 0.40। फाइन, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, हमें चाहिए पहले वेरिएंस ऑफ आई चाहिए ना, तो वेरिएंस ऑफ आई के लिए पहले हमें देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको चाहिए वेरिएंस ऑफ आई, वेरिएंस ऑफ आई के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पहले एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। ठीक है, चलो बहुत सही। अब देखो, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज आपके सामने गिवन ही है, एंड साथ ही साथ आपके पास इवेंट भी है, रैंडम वेरिएबल या तो वन है या तो जीरो है। ठीक है, तो देखो, वन आपका है जब इवेंट होगा, जीरो है अगर नहीं होगा तो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम ई आई निकाल लेते हैं। तो ई आई में डायरेक्ट आपको वन को मल्टीप्लाई करोगे 0.60 से,
प्लस 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0.40 से, तो ये आपके पास 0.60 ही आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे स्क्वायर वाले का एक बार करके देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर करके तो 1 ही आएगा, 0.60, एंड 0 का स्क्वायर करके तो भी 0 ही आएगा, तो मतलब सेम ही चीज आने वाली है, तो 0.60, बहुत सही। ओके, अब यहाँ पे हम वेरिएंस वाले फॉर्मूले में चीजों को पुट कर देते हैं। तो 0.60 माइनस 0.60 का स्क्वायर, तो 0.60 माइनस 0.36, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.24। ठीक है, तो 0.24 आपके पास यहाँ पे फाइनल वैल्यू है। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं कि सेवन्थ क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। तो जस्ट यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा सिंपल है, आपके पास पूरा टेबल बना के दिया ही हुआ है इन्होंने, आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो इसको तो मैं चाहूंगा कि आप खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, इसको एज होमवर्क ले लो। एक्स आपके सामने, प्रोबेबिलिटी भी आपके सामने है, तो जस्ट आपको वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस, सॉरी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट आपको यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी, काफी सिंपल क्वेश्चन। कोवेरिएंस की बात करते हैं। ठीक है, तो कोवेरिएंस एक ऐसा टर्म है जो कि कहीं ना कहीं आपको रिलेशन बताता है बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल। जैसे आपके पास यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, दो रैंडम वेरिएबल है। अब ये दोनों का एक दूसरे के प्रति बिहेवियर कैसा होगा, ये अगर हमें पता लगाना है, या किसी एक में चेंज की वजह से दूसरे में क्या चेंज आता है ये पता लगाना है, तो हम कोवेरिएंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो कोवेरिएंस का जनरल फॉर्मूला रहता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ई एक्स इंटू में वाई माइनस ई वाई। अभी ये देख के आपको डर लग रहा होगा, मैं कहूंगा आपको इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अभी आगे इसका आसान फॉर्मूला हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसका एक बार मीनिंग देखो, ठीक ठीक है, कि इसके आखिर आ क्या सकता है। अगर आप किसी चीज के लिए कोवेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हो और कोवेरिएंस आपका पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब आपका जो एक्स और वाई है वो सिमिलर बिहेव करेंगे। ठीक है, अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, वाई अगर डिक्रीज करेगा तो एक्स भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हो कि अगर आपका एक्स अबव है तो वाई टेन टू बी द कोरस्पॉन्डिंगली भी अबव, अगर एक्स अबव तो वाई भी अबव, एक्स बिलो वाई भी बिलो। ठीक है, अगर आपका ये पॉजिटिव हुआ, वही अगर कोवेरिएंस आपका नेगेटिव आ गया तो इनका बिहेवियर अपोजिट हो जाता है। ठीक है, एक्स एंड वाई का बिहेवियर कैसे क्या हो जाता है, अपोजिट। ठीक है, देखो अगर एक्स अबव है तो वाई आपका बिलो होगा, अगर एक्स बिलो है तो वाई आपका अबव होगा। ठीक है, वही कोवेरिएंस की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी प्रॉपर रिलेशन नहीं है इन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसका मतलब कोई भी किसी पे भी डिपेंडेंट वगैरह नहीं है, आप इनको अनकोरिलेटेड कह सकते हो। ठीक है, इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल डिटेल आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोवेरिएंस की। ठीक है, तो कोवेरिएंस की प्रॉपर्टी काफी सिंपल है, तो एक बार देख लो, इसको मैं डालता हूँ। तो देखो कोवेरिएंस की प्रॉपर्टी सिंपल है, कोवेरिएंस अगर आप दोनों सेम रैंडम वेरिएबल का निकालोगे तो इट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब देखो ये वाला फॉर्मूला मैं कह रहा था, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकाल रहे हो तो इट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंटली लिख दोगे आप इसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई एक साथ में माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अब कोवेरिएंस को आप सिमेट्रिक कहोगे अगर आपका कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इक्विवेलेंट आएगा कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स के। ठीक है, तो ये वाली चीज का ध्यान रखना, किसी पर्टिकुलर केस में आप कह सकते हो कि कोवेरिएंस आपका सिमेट्रिक है। कोवेरिएंस के पास एक लीनियर क्वांटिटी होती है, तो मतलब लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, आप इसको ए कोवेरिएंस एक्स वाई प्लस बी कोवेरिएंस एक्स जेड की फॉर्मेट में लिख सकते हो, अगर आपके पास इस वाला फॉर्मेट में है तो। ठीक है, तो ये जनरल थिंग है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ी है तो आप वेक्टर स्पेस में लीनियर अलजेब्रा पढ़ ही रहे हो, तो उसके आपका कंसेप्ट आता ही होगा। ठीक है, तो ये वही चीज लिखी हुई है, नथिंग एल्स। अगर आपका एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो एक्स और वाई क्या होंगे, अनकोरिलेटेड, यानी कि इनका कोवेरिएंस जीरो जीरो होगा। ठीक है, अगर ये अनकोरिलेटेड है तो दे कैन बी डिपेंडेंट, हमेशा होंगे पता नहीं, बट कैन बी। ठीक है, चलो ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको कह रहा है कि जनरल प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो जस्ट अभी हमने देखा कि कोवेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला रहता है कि ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ई एक्स और वाई माइनस ई वाई, तो ये तो करेक्ट है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू में एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई भी कह सकते हो, ये भी जस्ट हमने अपने देखा तो ये भी सही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कोवेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई कॉमा जेड। ठीक है, तो यहाँ पे ए तो बाहर आएगा, बट इन्होंने यहाँ पे जो जेड का रिप्रेजेंटेशन है वो गलत कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट जेड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नीचे वाली प्रॉपर्टी को देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक्स जेड और वाई जेड होना चाहिए था, वही यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग ही दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई और वाई जेड दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जेड होना चाहिए था, तो ये इन्होंने एक एरर कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। वही अगर आपका कोवेरिएंस एक्स वाई इक्वल टू जीरो देन एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम फॉर्म, तो ये इन्होंने गलत स्टेटमेंट दे दिया। अगर आपका एक्स वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है
ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोवेरियंस एक्स वाई जीरो हो सकता है, ठीक है, हमेशा होगा ये भी गारंटी नहीं है, बट इट कुड बी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट लाइक आप कह सकते हो कि कन्वर्स दे दिया, उल्टा दे दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके पास एक यहाँ पे जॉइंट पीएमएफ गिवन है एक्स और वाई की। यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल है जिनकी वैल्यू 0 1 2 दोनों की है। एंड एक प्रोबेबिलिटी टेबल आपके पास गिवन है। ठीक है, अच्छी बात है, पीएमएफ टेबल है। तो यहाँ पे अब हमको करना है क्या, कोवेरियंस निकालना है एक्स और वाई का। ठीक है, फाइन, ओके। तो कोवेरियंस यहाँ पे अब हमको रिजोल्व करना है। तो एक बार देखते हैं, समझने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, पहले आपको करना क्या होगा, पहले आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो, 1 and 2। ठीक है, सेपरेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा। तो जीरो के लिए अगर आपका एक्स जीरो, तो जितनी भी वैल्यूज आ रही है उन सबको लेना है आपको। 1/12 प्लस 2/12 प्लस 3/12। ठीक है, देखो 1/12 प्लस 2/12 प्लस 3/12। तो ये आपके पास निकल के आएगी 6/12, जिसको आप हाफ भी कह सकते हैं। ठीक है, वहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन की बात करें, तो यहाँ पे अब आपको वन वाली सारी वैल्यूज लेनी पड़ेगी। तो 3/12 प्लस 0 प्लस 1/12। तो ये आपके पास आ जाएगा 4/12, जिसको आप 1/3 भी कह सकते हो कट करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू की बात करें, तो 0 प्लस 1/12 प्लस 1/12। तो ये तो डायरेक्ट आपके पास 2/12 यानी कि 1/6 आ रहा है। ओके, इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया है। बहुत अच्छे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाली तो सारी निकाली, अब वाई के लिए भी निकाल लेते हैं। तो वाई अगर जीरो होगा, तो इस बार आपको वाई इक्वल टू जीरो के लिए देखना है। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो 1/12 प्लस 3/12 करोगे, तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो देखो, वाई इक्वल टू जीरो होगा, तो 1/12 प्लस 3/12 करोगे, तो ये आपके पास निकल कर आएगा 1/3 कटिंग के बाद। सिमिलरली आप वाई इक्वल टू वन के लिए निकालोगे, तो ये आपके पास 1/4 आएगा। एंड वाई इक्वल टू टू के लिए निकालोगे, तो ये आपके पास 5/12 आएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई की वैल्यूज, ये सब निकल के आ चुकी है। ठीक है, फाइन, अच्छी बात है। अब निकालना तो हमें कोवेरियंस है, कोवेरियंस का जनरल फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, आपको मैंने जो फॉर्मूला बोला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू में एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये जो हमने इतना दिमाग लगाया है, आखिर ये क्यों लगाया है? ठीक है, मार्जिनल पीएमएफ आखिर हमने क्यों निकाला है? तो हमने इसलिए निकाला है ताकि अब हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को कैलकुलेट कर सके। अगर आपको ई एक्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, रैंडम वेरिएबल जैसे आपका जीरो है, जीरो को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से। ठीक है, प्लस वन को मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से, प्लस जीरो टू को मल्टीप्लाई करोगे 1/6 से। ठीक, टू मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से। ठीक है, तो 0 प्लस 1/3 प्लस 2/6 यानी कि 1/3 आ रहा है। तो यहाँ पे 2/3 आपका ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा। ओके, अब ऐसे हम यहाँ पे ई वाई को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई वाई के लिए आपको करना क्या होगा, जीरो को मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से, प्लस वन को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से, प्लस टू को मल्टीप्लाई करोगे 5/12 से। ठीक है, तो जब आप इनको सॉल्व करोगे, तो ये 13/12 आएगा आपके पास, 13/12। फाइन, तो देखो, अब एक चीज तो क्लियर है हमारे पास कि ई एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2/3 आ चुकी है, एंड ई वाई की वैल्यू आपके पास 13.2 आ चुकी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको ई एक्स वाई भी चाहिए होगा। ठीक है, तो चलो ई एक्स वाई भी निकाल लेते हैं एक बार। ई एक्स वाई, तो देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। आप जो भी आगे लिखा रहता है, आप उनकी वैल्यूज को नोट डाउन करते हो एंड बाद वाले की प्रोबेबिलिटीज को नोट डाउन करते हो। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अभी जो मैं बोल रहा हूँ, इसको एकदम ध्यान से समझना। तो अगर आपको ई एक्स वाई निकालना है, तो पहले आपको एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू, इन सारी वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे या तो जीरो होगी, या तो वन होगी, या तो टू होगी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 1 2, 0 1 2। ठीक है, तो देखो, जो भी वैल्यू आपकी है यहाँ पे x की, आप उसको लिखोगे इनटू में y इक्वल टू जीरो। देखो, x0 y0। अब देखो, यहाँ पे आपको देखना है कि x0 y0 के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/12 है। तो आप इसको नहीं लिखोगे यहाँ पे 1/12। सिमिलरली जो भी एक्स की वैल्यू है उसको आप आगे लिखोगे, एंड 0 1 इसके लिए आप प्रोबेबिलिटी चेक करोगे, तो 0 और 1 के लिए चेक करोगे, तो 2/12 आएगी। ठीक है, तो 2/12। ऐसे यहाँ पे 0 इंटू 0 2, 0 2 यानी कि 3/12। ओके, ऑल ये तीनों वैल्यू जीरो आनी है, क्योंकि जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। बट जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे
एक्स वन है तो पहले वन लिखोगे, फिर 1,0। तो देखो 1,0 आपका 3/12 हो गया। ठीक है, तो ये 3/12 आ रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं 3/12। ओके, सिमिलरली आप करोगे 1 into 0 एंड 1 into 1/12। तो ये हो गया 3/12, ये हो गया 0, ये हो गया 1/12। ओके, अब देखो यहाँ पे, तो एक्स वाली वैल्यू तो हमें लिखनी ही है, फिर आगे प्रोबेबिलिटीज लिखनी है, जैसे 2,0 के लिखेंगे। ठीक है, तो 2,0 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2,0 तो आपका 0 ही है, तो इसको 0 लिख दिया हमने। वैसे यहाँ पे 1/12 आएगा, एंड यहाँ पे भी 1/12 आएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये आपके पास आ जाएगा 2/12, ये भी आपका सिमिलरली 2/12 आ जाएगा। ओके, अब हमने यहाँ पे पूरा टेबल अच्छे से बना दिया है। अब हम चाहें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जस्ट इन सबको ही आपस में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई चाहिए, तो आप इन सारी वैल्यूज को, बेसिकली ये 0, 0, 0 प्लस 3/12 प्लस 0 प्लस 1/12 प्लस 0 प्लस 2/12 प्लस 2/12, इन सबको आप ऐड करो। ठीक है, अब आप जब इतनी मेहनत करके इन सबको ऐड करोगे, तो आपके पास 8/12 आएगा। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8/12 आया। चाहो तो कट डाउन करके 2/3 भी कह सकते हो, फोर्थ टेबल से हमने कट कर दिया। अब आपके पास ई एक्स वाई भी आ गया 2/3। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3। तो 2/3 एंड अच्छा, ये 12 है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। ठीक है, 2 को चाहे तो इससे कट कर सकते हैं, 6 आ जाएगा। तो 2/3 माइनस 13/6 3 जा 18। ठीक है, फाइन। अब देखो, अगर आप इधर एलसीएम लोगे, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस यहाँ पे आपके पास, आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 माइनस 13/18, तो ये आपके पास आएगा -1/18। ठीक है, तो -1/18 आया, तो मतलब ये। अब देखो नेगेटिव आया, अगर आपका कोवेरियंस नेगेटिव आया, तो मतलब एक्स और वाई के बीच में कोई भी यहाँ पे लाइक रिश्ता, अच्छा हाँ सॉरी, रिश्ता तो है बट लाइक मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, कोवेरियंस जैसे आपका जब नेगेटिव होता है, तो अभी हमने देखा कि जब भी आपका कोवेरियंस यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे हो गया कि शायद पीछे था, हाँ जी। तो कोवेरियंस जब भी आपका नेगेटिव होगा, तो ये अपोजिट बिहेव करेंगे। अगर एक्स अबव है, तो वाई आपका बिलो होगा। अगर एक्स बिलो है, तो ये अबव होगा। ठीक है, तो ऐसे ही परफॉर्म करते, तो -1/18 आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सारा हमने प्रॉपर सोल्यूशन लिख लिया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में अगेन आपके पास एक टेबल गिवन है, इस टेबल के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है, तो इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इतनी मेहनत करिए तो ये भी कर लेते हैं। इसको नेक्स्ट पे चले चलते हैं। हाँ जी, तो ये रहा। अब देखो, आपके पास एक प्रॉपर यहाँ पे पीएमएफ गिवन है, मार्जिनल पीएमएफ है डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको रैंडम वेरिएबल एज वेल एज इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, एंड y इक्वल टू 2x+3 दिया हुआ है। आपको यहाँ पे कोवेरियंस कैलकुलेट करना है, राइट। ठीक है, एक्स वाई का, ये ओके। तो कोवेरियंस आपको चाहिए यहाँ पे x y का, एंड y आपके पास गिवन है 2x+3। ओके फाइन। अब देखो, अगेन हम वही काम करेंगे कि प्रोबेबिलिटीज आपके सामने है। ठीक है, सब कुछ आपके सामने ही है, तो देखो, अगर हमें यहाँ पे पहले कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई के लिए हमें करना क्या होगा। देखो, जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें, जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, वो होता है ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, राइट। अब देखो, यहाँ पे कैसे हम सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे, इसको एक बार समझो। ठीक है, तो देखो, एक्स के लिए तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे ई एक्स की, तो वो तो आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे 1/8 से, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/8 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से। आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे, तो आपके पास यहाँ पे 2 निकल कर आएगा। ये मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। अब आप कहोगे कि भैया ई वाई कैसे निकालें, तो देखो सिंपल है। आपके पास यहाँ पे ई वाई निकालना है, तो वाई किसके इक्वलेंट है, 2x+3। 2x+3, आपको पता है कि 2 जो रहता है वो कांस्टेंट है, तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। 2 एक्स, एंड एक्सपेक्टेशन के केस में हम यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट नहीं करते, इग्नोर करते हैं, तो प्लस में 3 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू अभी आपके पास 2 आई है, प्लस में 3, तो 2 2 जा 4, 4+3 7 हो गया। तो आपके पास यहाँ पे ई वाई भी निकल के आ गया है 7। ठीक है, तो बहुत सही। अब आपके पास देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया,
अब आपको चाहिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई कैसे निकालें। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई की जगह पे हम लिख सकते हैं 2x+3, राइट। अब देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स को मल्टीप्लाई करोगे 2x से, तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x। ओके, चलो। अब आपको पता है कि आप एक्सपेक्टेशन को अगर ए प्लस बी वाले फॉर्मेट में रहता है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 3x। ठीक है, तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर बच रहा है यहाँ पे, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर का निकालना है तो काफी सिंपल है, जस्ट आप यहाँ पे इनके स्क्वायर वैल्यू ले लोगे, 0 1 4 9। देन आप क्या करोगे, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 1/8 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1/8 से, प्लस 9 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से। आप इन सबको करोगे, आपके पास यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आएगी, विच वुड बी 21/4, 21/4। ठीक है, तो 2 टाइम्स 21/4 प्लस 3 इंटू 2, सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे जस्ट पुट कर दिया है, एंड आपको हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो है 42/4 प्लस 6। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास निकल के आने वाली है 33/2। ओके, अब देखो अब हमने यहाँ पे ई एक्स वाई भी निकाल लिया जो कि आ रहा है 33/2। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई है हमारे पास 33/2। तो देखो जितने भी हमारे काम के थे मैंने सबको बॉक्स में लिख लिया है। ठीक है, बहुत सही। अब जस्ट यहाँ पे कोवेरियंस के फॉर्मूले में हम डाल सकते हैं। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज नथिंग बट ई एक्स वाई माइनस ई एक्स इंटू में ई वाई। ठीक है, तो ई एक्स वाई जस्ट आपके पास आया है 33/2, माइनस में ई एक्स आपके पास था 2, ई वाई था आपके पास 7। ठीक है, तो 33/2 माइनस 14, ओके, 33 माइनस 28/2, तो ये आपके पास आएगा 5/2, जिसको आप सॉल्व करके बोल सकते हो 2.5। तो 2.5 आपका यहाँ पे कोवेरियंस है, पॉजिटिव कोवेरियंस है, इसका मतलब आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कहीं ना कहीं एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, लाइक सपोर्ट कर रहे हैं, आप कैसे कॉम्प्लीमेंट नहीं कहेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं एंड सिमिलर बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन अगेन यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई गिवन है। तो देखो काफी सिंपल, आपके पास ये प्रोबेबिलिटी टेबल एक तरीके से दिया हुआ है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू दी गई है। आपको करना क्या, आपको पहले एक टेबल बनाना है। ठीक है, आपको एक अच्छा सा जॉइंट पीएमएफ टेबल बनाना है, देन आपको उसमें ही जो हमने पीछे यहाँ पे सारा काम करा था ना सेकंड क्वेश्चन में, आपको यही सारा काम करना होगा, देन आपको कोवेरियंस कैलकुलेट करना होगा। तो इसको आप एज अ होमवर्क ले लो, इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना। हो जाएगी तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हुआ तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, आप मुझसे भी पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपका जवाब देने के पसंद करूंगा, अगर बताना। ठीक है, चलो को रिलेशन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है को रिलेशन। तो को रिलेशन जनरली आपका यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, कि आपका इंफॉर्मेशन देता है कि आपकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो देखो द कोरिलेशन कोफिशिएंट और सिंपली कोरिलेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई डिनोटेड बाय रो। ठीक है, इसको हम रो कहते हैं, रो एक्स वाई। इसका फॉर्मूला रहता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, आप चाहो तो इसको मतलब वेरियंस के स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो एक बराबर बात है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जनरल रिलेशन दिया हुआ है कि नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये छोटा होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई से, एंड ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई छोटा रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो पॉजिटिव वाला रहता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वो सबसे बड़ा रहता है। देन बीच में आपका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई रहता है, देन उससे भी छोटा आपका नेगेटिव में स्टैंडर्ड डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन रहता है एक्स और वाई का। तो ये एक रिलेशन है जो आपके काम आ सकता है, आप उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वही एक्सपेक्टेशन की बात करें तो जस्ट हमने यहाँ पे खोला ही है, तो ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकालने का तरीका, तो ये जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, फॉर्मूला रटना नहीं है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये जीरो से बड़ा होगा, बेसिकली आपकी जो वैल्यू आ रही है वो, अगर ये जीरो से बड़ी होगी तो ये लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रही होगी, एंड जीरो से बड़ी अगर ये वाली वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो ये देखो ये पॉजिटिव में अगर पॉजिटिव वाली बड़ी आ रही है तो लोअर बाउंड, नेगेटिव वाली बड़ी आ रही है तो अपर बाउंड। ठीक है, अब देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है, जो आपकी कोर रिलेशन की वैल्यू रहती है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, तो कभी भी इस पर्टिकुलर रेंज से आपका जो आंसर है वो बाहर नहीं आएगा, एंड जितना ज्यादा नेगेटिव होगी तो वो मतलब डिक्लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उसको मतलब आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बहुत सारा जो डेटा रहता है वो सैचुरेशन वगैरह सब कुछ रिप्रेजेंट करता है, इसको एक ग्राफ की हेल्प से अभी हम समझेंगे।
ठीक है? तो देखो कुछ जनरल प्रॉपर्टी बताई गई है, तो देखो आपका जो रो रहता है ये जनरली ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है दोनों रैंडम वेरिएबल के बीच में। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहती है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं रहता। एंड जो आपका रो एक्स वाई रहता है, अगर वो जीरो के करीब रहता है तो इसका मतलब आपका एक्स और वाई अनकोरिलेटेड है, मतलब दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एंड यहाँ पे कोई भी क्लियर कट ट्रेंड नहीं है। ठीक है? अगर ये एग्जैक्ट बना आगे तो आपका जो ट्रेंड है वो एकदम अच्छे से ऊपर जा रहा है, अगर एग्जैक्ट नेगेटिव बना आगे तो एकदम अच्छे से नीचे आ रहा है, एंड लीनियर फंक्शन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? तो ये जनरल सिंपल बात है, जस्ट आप इनको एक बार देख लो, उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इस ग्राफ की हमसे एक बार और मैं अच्छे से समझ लेता है। तो पहले ग्राफ में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई के बीच में जो आपके पॉइंट यहाँ पे लाइक प्लॉट करे गए हैं, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई भी क्लियर कट ट्रेंड नहीं है। ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है, ये तो बस फैला हुआ है, राइट? अगर ये फैला हुआ है तो आपका जो रो की वैल्यू होगी वो जीरो के इक्विवेलेंट होगी। एंड ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से एक्स और वाई मतलब कोरिलेटेड नहीं है, ये आप कह सकते हो कि अनकोरिलेटेड है। ठीक है? वहीं अगर नीचे वाली की बात करें तो आपको दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है? एंड ये काफी हद तक एक दूसरे के काफी करीब है, तो मतलब ये सैचुरेटेड है, मतलब सैचुरेटेड इज नॉट द राइट वर्ड, बट आप कह सकते हैं कि कंप्रेस्ड है। ठीक है? एक दूसरे की काफी करीब वैल्यू आ रही है, तो इनकी जो वैल्यू होगी ओवरऑल कोरिलेशन की वो करीब होगी 1 के। ठीक है? नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे की तरफ तो आ रहा है, इतना हमें दिख रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है, तो आप कह सकते हो कि नेगेटिव तो होगी बट क्लोज नहीं होगी 1 के। क्लोज अगर होती तो एकदम ही चिपक के आ रही होती सारी वैल्यू। ठीक है? अब आप ये वाला देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है, इतना आपको दिख रहा है, मतलब आपकी जो कोरिलेशन की वैल्यू आएगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी, इतना आपको आइडिया है। बट ये 1 के क्लोज नहीं होगी क्योंकि अलग अलग वैल्यू, मतलब ये सारी वैल्यू एक दूसरे से दूर दूर है। जितना भी आपने ये स्कैटर प्लॉट करा है, ये अलग अलग वैल्यूज आ रही है, काफी फैली हुई वैल्यूज आ रही है। ठीक है? स्प्रेडनेस काफी ज्यादा है। ओके, अब इस वाले की बात करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ है, या फिर आप कह सकते हो डिक्लाइन है। ठीक है? तो ये नेगेटिव नीचे आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। एंड साथ ही साथ क्योंकि ये क्लस्टर में है, ठीक है, एक साथ काफी झुंड में है, एक साथ इकट्ठा है, तो आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्लोज टू नेगेटिव वन होगी। अगेन यहाँ लास्ट वाले में भी कोई रिलेशन स्थापित नहीं हो पा रहा है, सब कुछ एकदम फैला हुआ है। ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका कोरिलेशन होगा वो जीरो के इक्विवेलेंट होगा। एंड ये अनकोरिलेटेड होंगे। ठीक है? यहाँ पे कोई भी कोरिलेशन हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है हमसे। ठीक है? तो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है? तो अभी आपने देखा कि -1 से 1 के बीच में आता है, तो मतलब ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द कोवेरियंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज 1.5। एक्स और वाई का जो वेरियंस है वो आपको दे दिया गया है, आपको रो पूछा जा रहा है। ठीक है? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं। एंड इन टाइप के क्वेश्चन को कभी भी आपको मिस आउट नहीं करना है। ठीक है? तो देखो सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपको बता दी गई है, आप इनको एक बार देख सकते हो। तो देखो आपको रो एक्स वाई फाइंड करना है। एंड आपको रो एक्स वाई का फॉर्मूला पता है कि ऊपर कोवेरियंस रहता है एक्स और वाई का, एंड नीचे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है एक्स का और स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है वाई का। ठीक है? अब आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको आप कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ वेरियंस के बराबर होता है, राइट? तो हम कह सकते हैं कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह हम लिख सकते हैं रूट के अंदर वेरियंस ऑफ एक्स इंटू में रूट के अंदर ही वेरियंस ऑफ वाई। ठीक है? वैल्यूज आपके पास गिवन ही है, देखो एक्स और वाई का यहाँ पे आपको कोवेरियंस यहाँ पे गिवन है। ठीक है? अच्छा कोवेरियंस मतलब ऊपर वाली वैल्यू तो 1.5 डायरेक्टली हो गई। एक्स और वाई का जो वेरियंस है, तो वेरियंस ऑफ एक्स आपके पास गिवन है 1, और वेरियंस ऑफ 4 आपके पास गिवन है। वाई वेरियंस ऑफ वाई आपके पास 4 गिवन है, इसको वाई लिख देते हैं, ये आपके पास 4 गिवन है। तो रूट में 1 रूट में 4। ठीक है? तो देखो 1.5 अपॉन यहाँ पे नीचे आपका 2 हो जाएगा, राइट? तो 1.5 को अगर आप आधा करोगे तो 0.75 आएगा, विच वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है? अब अगेन यहाँ पे एक टेबल बनाने के लिए दी गई है आपको, एंड जॉइंट पीएमएफ आपके पास गिवन है। ठीक है? तो जॉइंट पीएमएफ का टेबल है, आपको अगेन रो फाइंड करना है, तो रो फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कोवेरियंस निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई, ये वेरियंस वगैरह ये सब तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। ठीक है? तो इस प्रॉपर क्वेश्चन में आपके पास सारे कंसेप्ट यूज होंगे, आपके एक्सपेक्टेशन के भी, स्टैंडर्ड डेविएशन के भी, कोवेरियंस के भी। ठीक है? तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले कोवेरियंस निकालना पड़ेगा एक्स और वाई का। ठीक है? कोवेरियंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा पिछला वाला कंसेप्ट जो हमने यहाँ पे सीखा था, लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। एंड एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना आपको आता ही है। ठीक है? प्रोबेबिलिटी स्केल से। तो काफी कुछ इस क्वेश्चन के जरिए आप सीख सकते हो, तो मैं चाहूंगा इसको आप एज अ होमवर्क लो एंड खुद से रिजॉल्व करो। ठीक है? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। जब तक आप खुद से थिंकिंग नहीं करोगे ना तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं। तो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको एक बार बता दिया जा रहा है कि यहाँ पे आपका जो म्यू है वो मीन को रिप्रेजेंट करता है, ये इक्विवेलेंट रहता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से।
जो आपका सिग्मा स्क्वायर रहता है ये आपको रिप्रेजेंट करता है वेरिएंस ऑफ एक्स को, जो सिग्मा रहता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को। तो ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है। अब हमारे पास यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज है जो हमको पता होनी चाहिए। एक है हमारे पास मार्कोव्स इनइक्वालिटी, एक है हमारे पास चेबिश इनइक्वालिटी। ठीक है, चेबिशेव्स इनइक्वालिटी कहते हैं इसको। तो देखो, मार्कोव्स इनइक्वालिटी आपको ये कहती है कि अगर आपके पास एक एक्स है जो कि एक रैंडम वेरिएबल है, इसके अंदर अगर आप नॉन नेगेटिव वैल्यूज लेते हो, मतलब आप जीरो ले सकते हो या फिर पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो, एंड आपके पास एक फाइनाइट मीन है म्यू, तो यहाँ पे आपके पास जो एक इनइक्वालिटी बनेगी, जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू कोई कांस्टेंट सी, जो आपका सी है ये कांस्टेंट है, तो ये हमेशा आपका या तो छोटा का तो इक्वल होगा म्यू अपॉन सी से। म्यू की जगह आप चाहो तो ई एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो म्यू है एंड ई एक्स है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो काफी काम किया, आप इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे आपको इसका यूज करना पड़ेगा। दूसरी इनइक्वालिटी की बात करें तो ये हमारे पास चेबिशेव्स इनइक्वालिटी। तो ये जो चेबिशेव्स इनइक्वालिटी ये हमें क्या कहती है, देखो अगर आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है एक्स, ठीक है, जिसका अगेन फाइनाइट मीन है म्यू एंड एक फाइनाइट वेरिएंस भी है। ठीक है, वेरिएंस और मीन दोनों आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास एक ये वाला रिलेशन भी निकाल सकते हो आप, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू के टाइम्स सिग्मा। सिग्मा आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन को, ये छोटा होगा तो इक्विवेलेंट होगा वन अपॉन के स्क्वायर से, के आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप ये रिलेशन स्थापित कर सकते हो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज हैं एंड इनका यूज करते हुए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को परसीव करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक बार इसको देख लो। शॉपकीपर सेल्स मोबाइल फोन्स, ठीक है, मोबाइल फोन बेचता है, अच्छी बात है। द एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर मोबाइल फोन इज 4 पर वीक। तो ये आपको एक्सपेक्टेशन है, आपको एक तरीके से बता दी गई है कि आपका जो ई एक्स है वो 4 के इक्वलेंट है। चलो अच्छी बात है। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स। अब आपसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया गया कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, सॉल्व इन अ वीक, तो वीक के हिसाब से आपको बताना है कि कितना यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, फाइन। अब आपको यहाँ पे 10 दिया गया है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट आपके पास 10 है। अब आपको क्योंकि इनइक्वालिटी यूज करनी है एंड आपके पास यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड वैल्यू बता दी गई है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन, आपके पास एक फाइनाइट मीन है, तो आप दिमाग लगा सकते हो, आप कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो मार्कोव्स इनइक्वालिटी है उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्कोव्स इनइक्वालिटी आ सकती है। तो मार्कोव्स इनइक्वालिटी क्या कहती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अगर ये बड़ी है या इक्वलेंट है किसी कांस्टेंट सी से, तो ये ओवरऑल छोटा होगा म्यू अपॉन सी से। म्यू की जगह आप चाहो तो ई एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वलेंट टू, क्योंकि यहाँ पे 10 10 लिखे हुए हैं तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। ये लेस देन और इक्वलेंट टू होगा ई एक्स। ई एक्स आपके पास 4 गिवन है, 4/10 से 4/10 क्या है 0.4। ठीक है, तो इसका मतलब पहला वाला तो आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन का फर्क है यहाँ पे। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रॉन्ग दे दिया गया है। सेकंड वाला आपका सही है, तो बी पार्ट आपका ओके, बी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, हाँ, तो बी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट है। एक बार देख लेना साइन, मुझे लग रहा है गलती तो नहीं कर रहा मैं, पीछे देख लेते हैं। हाँ जी, सही है। ओके फाइन। ठीक है, तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे क्या और भी कोई सही हो सकता है, तो देखो अगर आप साइन पलटोगे तो यहाँ पे आपको पता है, अगर आपको साइन उल्टा करना है, जैसे एक्स ग्रेटर देन, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 को आप लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 10। राइट, तो 1 माइनस, या फिर आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो। देखो उल्टा लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा फायदा रहे। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 10 की बात करें तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू 10। राइट, और 1 माइनस इसकी वैल्यू अभी आपने देखी यहाँ पे 0.4 है, तो 0.4 लिख सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.6 के। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बी एंड सी है, सॉरी बी एंड डी है, ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे रिजॉल्व करना था इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, हाँ जी सही है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं साइन थोड़ा देख रहा था कि साइन में गलती तो नहीं है। ठीक है, ये सही है। तो बी एंड डी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार सेकंड वाला भी देख लेते हैं आप। ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन को एक बार हम नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हाइल टॉसिंग एन अनफेयर कॉइन इज 0.40। ठीक है, एक आपके पास यहाँ पे आप कह सकते हो पी सक्सेस रेट है, प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.40 है। ओके, एंड 30 टाइम्स आपने इसको फ्लिप किया तो एन आपके पास 30 है।
फाइंड एन अपर बाउंड यूजिंग मार्कऑफ इनइक्वालिटी। तो आपको यहाँ पे अपर बाउंड निकालना है, ठीक है, अच्छी बात है, अपर बाउंड निकालना तो निकाल सकते हैं एटलीस्ट 20 टाइम्स। तो आपको यहाँ पे बता भी दिया है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स की, अगर ये बड़ा है, ठीक है, अपर बाउंड का मतलब आपका एक्स बड़ा होगा। अ, हाँ जी, हाँ, अपर बाउंड का मतलब ये बड़ा होगा 20 से, ठीक है, फाइन, ओके। एंड आपको पता है ये इक्विवेलेंट रहता है ई एक्स अपॉन जो भी आपका नंबर लिखा रहता है उससे, ठीक है। तो ये चीज तो चलो हमारे पास डायरेक्ट, हम इतनी तो आइडिया लग गया। अब ई एक्स है, ई एक्स आपको पता है कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है एनपी। तो जस्ट आप एन और पी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, 30 इंटू में 0.40, तो ये आप करोगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो जस्ट ये सॉल्व हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्विवेलेंट टू 2 इक्वल टू, ये आपके पास 12 है, ये आपके पास 20 है, कट करोगे तो 6/10 विच इज इक्विवेलेंट टू 0.6। तो डायरेक्ट आंसर आ गया, इसमें तो मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो अगेन अगर आपको जस्ट इनइक्वालिटी पता है तो आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से भी चीजें को सोल्व कर सकते हो। एंड इवन इतना प्रैक्टिस आप कर चुके हो, इतने क्वेश्चन आप लगा चुके हो, अगर आप ढंग से सारे वीडियो को फॉलो कर रहे हो, सारे क्वेश्चन लगा रहे हो, ट्यूटोरियल क्वेश्चन, प्रैक्टिस असाइनमेंट, ग्रेडेड असाइनमेंट, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने नहीं करा तो गो एंड डू इट, ठीक है। आप टाइम वगैरह मत देखो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही इकलौता तरीका है आपके पास स्टैट में सक्सेसफुल होने का। स्टैट्स का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत सारी, तब तक आपको यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं आएगा, ठीक है। आप मुझे सुन रहे हो, आप मेरा अप्रोच जान रहे हो कि हाँ मैं कैसे सोचता हूँ एंड मैं कैसे अप्रोच लेता हूँ। सेम वे में आपको खुद से भी सोचना पड़ेगा, सेम थिंकिंग आपको भी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, देन थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद आपका यहाँ पे वीक 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पे बताया गया कि एक फेयर कॉइन है जिसको आपने 200 टाइम्स फ्लिप करा है, ठीक है। तो एन 200 आ गया। फाइंड एन अपर बाउंड ऑन प्रोबेबिलिटी सच दैट द नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन लैंडेड ऑन हेड इज एटलीस्ट। अच्छा देखो, अब यहाँ पे आपके पास एक रेंज में दे दी गई है चेबीशेव इनइक्वालिटी का यूज करते हुए, ठीक है। पिछले बार हमने मार्कोव्स का यूज किया था, इस बार हमें चेबीशेव का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो फेयर कॉइन है तो इसका मतलब जो आपका सक्सेस रेट रहेगा वो 50% रहेगा, तो 0.5 हो गया, ठीक है। ओके, अब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, आपको पता है, या तो सक्सेस या तो फेलियर। तो आपका यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो एन आपके पास 20 है, पी आपके पास 0.5 है, हमने इसको लिख दिया। एक्सपेक्टेशन की बात करोगे तो ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एनपी से। तो ये आपका हो जाएगा 200 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 100। चाहो तो वेरियंस भी निकाल सकते हो, तो वेरियंस का फॉर्मूला क्या रहता है, एन पी क्यू, राइट। एन अगेन 200 है, पी आपका 0.5 है, क्यू की बात करोगे तो 1 माइनस 0.5 विच इज नथिंग बट 0.5, तो ये भी 0.5 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ये 50 आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। तो वेरिएंस भी आपके पास, एक्सपेक्टेशन भी है, सब कुछ है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि जो चेबिशेव ने कहा था, उसने ये कहा था कि अगर आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे एक्स माइनस म्यू, म्यू मतलब मीन, एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल, अगर आप इसका मोड लोगे मतलब पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो ये हमेशा बड़ा या इक्विवेलेंट होगा के टाइम्स सिग्मा, यानी कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड ये जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी होगी ये हमेशा छोटी आनी है आपकी 1/k² से, ठीक है। तो इसका ही आपको यूज करना है। तो देखो, अब सारी चीज हमने जान लिया, अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में ये सब बता दिया गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपका देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू आपको 130 चाहिए, ठीक है। एट लीस्ट का मतलब होगा कि कम से कम 130 या तो उससे बड़ा, ठीक है, ओके। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्विवेलेंट टू 70, ठीक है। एट मोस्ट 70 होना चाहिए, 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे ऐसे लिख के दिखा दिया, ठीक है, ओके। अब देखो वेरिएंस आ गया है, तो इसको वेरिएंस आपको पता है कि सिग्मा के स्क्वायर को कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है तो हम इसको सिग्मा कहते हैं, एस डी। तो जस्ट आप यहाँ पे चाहो तो रूट लगा सकते हो, रूट 50, ठीक है। तो रूट 50 लगाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा लगभग 7.07, आप कह सकते हो कि 7 का आपको पता है कि जो 49 रहता है वो 7 का स्क्वायर रहता है, ठीक है। एंड ये जो है 49 से जस्ट एक थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, तो 7.07 हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब एक एक केस उठा लेते हैं कि अगर मान लेते हैं एक्स अगर आपका 130 से बड़ा है, ये वाला केस उठा रहे हैं, तो देखो 130 माइनस, हमेशा याद रखना, हमेशा हम 100 के साथ लेके चलेंगे, तो 130 माइनस 100 लेके चलेंगे, ये आपका इक्वावेलेंट होगा 30 k से, ठीक है। अब आपको ये भैया ये कैसे हो गया, ये क्या आ गया, ये तो हमारे को समझ ही नहीं आया, है ना। तो देखो कुछ भी यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। 130 है ना, माइनस म्यू, म्यू आपके नहीं निकाला था यहाँ पे, खुद ही निकाला था, ठीक है, मीन। तो मीन कह लो या एक्सपेक्टेशन वैल्यू कह लो, ये आपका 100 आया था, तो इसलिए 130 माइनस 100 हमने लिखा, ठीक है। अब ये या तो बड़ा होगा तो इक्वलेंट होगा के टाइम्स सिग्मा से, राइट, ओके।
तो के टाइम्स सिग्मा, तो के टाइम्स आपका सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या आता है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो इसको हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, देखो इसको मैं बता देता हूँ। अ, एक सेकेंड। हाँ जी, तो देखो के टाइम्स आपका सिग्मा था, सिग्मा आपके पास यहाँ पे था √50, राइट। ओके, तो 7.07 है, तो देखो 30 की आप लिख लो, चलो ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके फाइन। अब देखो 30 क्यों लिखा, क्योंकि देखो 130 माइनस 100 करोगे तो 30 निकल के आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे 30 लिखा। अब इसको के टाइम्स हम जानबूझ के लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे इक्वेट करा सकें। देखो आपको भी ये प्रोसीजर अपनाना है, 130 माइनस जो भी आपका यहाँ पे मीन दिया हुआ है वो, अब जो भी रिजल्टेंट आएगा उतना टाइम्स के लिखना पड़ेगा। के की जगह आप, आपको पता है जो के होता है ये कांस्टेंट रहता है, जो कि 1/सिग्मा के इक्विवेलेंट रहता है, अगर नहीं पता तो आप जान लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे इसको सिग्मा लिख दोगे, ठीक है। तो देखो 30/सिग्मा की वैल्यू थी 7.07, आपने इसको लिख दिया, तो ये आ रहा है 4.24, ठीक है। फाइन, अच्छी बात है, 4.24 आपके पास आ गया है। ओके, तो अब ये जो 4.24 आया है, इसको हम एक बार फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो अब ये तो एक अपर बाउंड हो गया, लोअर बाउंड से भी सेम आंसर आना चाहिए, इसको भी एक बार देख लेना। 70 से छोटा है तो इक्वल, अच्छा ये दोनों केस में तो नहीं रह सकते ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हाँ जी, 70 से अगर छोटा होगा आपका एक्स, तो यहाँ पे 70 माइनस सॉरी 100 - 70 होगा, ठीक है। ओके, 100 - 70, ठीक है। यही सिग्मा का यहाँ पे जो मॉड लगा हुआ है, इसका ये रोल है। अगर हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ओवरऑल नंबर, ठीक है, बड़े को हमेशा आगे रखना है आपको, ठीक है। अगर 100 बड़ा है तो उसको आप आगे रखोगे, तो 70 में से 100 हटाओगे तो इस बार भी अगेन 30 के आएगा। 30 के का मतलब सेम वैल्यू रिपीट होने वाली है आपकी 4.24, ठीक है। ओके फाइन। अब ये जो वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है, इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ चेबिस इक्वेशन को अगर आपको फॉलो करवाना है तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो x माइनस 100 टाइम्स है, अगर ये इक्विवेलेंट बड़ा होगा 30 से, ठीक है, तो ये ओवरऑल छोटा होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए 1/k² से। ये जो आपकी वैल्यू निकल के आई है 4.24, ये आपकी के की वैल्यू है, ठीक है। सो ओवरऑल आप यहाँ पे के की वैल्यू निकालने के लिए सर आपने दाव पेज करा था, ठीक है। तो 4.24 आपके पास आ चुका है। आपको पता है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट में क्या होता है, के का स्क्वायर रहता है, ठीक है, राइट। तो ये रहा के का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ही लेके चलेंगे, तो देते हैं 1/4.24 का होल स्क्वायर। जब आप इसको करोगे तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 18 आएगा, तो 1/18 से बढ़ाते हुए आपको दिख वैल्यू, ठीक है, या तो बड़ी या तो इक्वल, तो यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको आप एक दो बार देख लेना, अगर समझ आ जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप मुझसे बोल देना, मैं आपको दोबारा से यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट भी करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं मान रहा हूँ, एंड हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, बट आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप पहले से पूरा देखो एक बार अच्छे से, देन आप इसको एक बार रिपीट में देखो, देन एक बार खुद से दिमाग लगाओ कि हाँ, चेबिशेव इक्वेशन ये है, तो हम ये वाली चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा एंड काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारी इस जर्नी में सपोर्ट करना चाहते हो, कहीं ना कहीं योगदान देना चाहते हो, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कुछ अमाउंट ऑफ मनी डोनेट कर सकते हो, जो भी अमाउंट ऑफ मनी आपको सही लगता है हमारी मेहनत के अनुसार, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत मेहनत की वीडियो बनाने में, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपेंस भी लगता ही है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो प्लीज हेल्प कर सकते हो, ठीक है, डोनेट कर सकते हो। आपके ऊपर है कि आप कितना अमाउंट ऑफ मनी डोनेट करना चाहते हो, चाहे आप 50 रुपए करो, चाहे 500 रुपए करो, चाहे मतलब जो भी आपको सही लगे, ठीक है, उतना अमाउंट ऑफ मनी आप डोनेट कर सकते हो। जो भी अमाउंट ऑफ मनी आप डोनेट करोगे उसका हम यूज करेंगे आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने में, एंड कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतर चीजें आपको प्रोवाइड करने में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पूरे यूट्यूब पे जिस क्वालिटी का कंटेंट हम दे रहे हैं शायद ही कोई देगा, ठीक है। तो मतलब ये बात तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों ने, इतना जितना मुझे प्यार दिया है, ये बात मैं मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। ओके, बाकी अगर आपने हमारी मैथ 02 की सीरीज नहीं देखी है तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमने स्टैट 01 की भी वीकली समरी कंप्लीट करी हुई है, एंड इन समरीज को देखने के बाद आप क्वालिफायर, क्विज 1, क्विज 2 और एंड टर्म्स के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा मैथ 01 के कंटेंट के लिए हमने एक मॉड्यूल वाइज सीरीज बनाई थी, तो आप इसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ इंग्लिश 01 की भी सीरीज हमने कंप्लीट करी हुई है, एज वेल एज इंग्लिश 02 की भी, तो आप इनको भी देख सकते हो। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो आप इन सीरीज को रेफर कर सकते हो। इसके अलावा आगे आने वाले सब्जेक्ट में हम और भी ज्यादा सीरीज बना देंगे, तो आप बने रहना। इसके साथ साथ हमारे पास एक बैच भी है जो हम रन कर रहे हैं, तो ये हमारा पहला ऑफिशियल बैच था जिसका नाम था रुद्रा बैच। रुद्रा बैच को हमने बनाया था वीक 01 से वीक 04 के कंटेंट के लिए, जिसकी वजह से आप क्विज 1 को टारगेट कर सकते हो। इसमें हमने मैथ 02 और शैट 02 का कंटेंट पढ़ाया है, ठीक है।
अब आप कहोगे भैया क्विज वन तो आने ही वाला है। हाँ, क्विज वन आने वाला है एंड ये बैच भी फुल हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक नोटिफाई करना चाहता हूँ कि यहाँ पे रुद्रा 2 आने वाला है, जिसमें हम वीक 04 से वीक 08 तक का कंटेंट लाएंगे एंड उसमें हम बहुत सारी चीजें करेंगे। उसमें हम पीए जीए एज वेल एज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीवाईक्यू के साथ साथ उन सबको कवर करेंगे एंड वहां पे और ज्यादा डिटेल आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो रुद्र बैच में अभी भी काफी बच्चे हैं, काफी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी करा है एंड कहीं ना कहीं लाइक उनको ग्रोथ फील हुई है। ठीक है, उन्होंने खुद बताया। यहाँ पे बच्चे डायरेक्ट मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा आपको यहाँ पे फीचर मिल जाएंगे अगर आप रुद्र बैच में एनरोल होगे तो। ठीक है, इसलिए आप अपना नोटिफिकेशन पहले ऑन रखना, ताकि जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी रुद्र बैच अनाउंसमेंट की, वैसे ही आप यहाँ पे रुद्र बैच को ज्वाइन कर पाओ, जो रुद्रा 2 आने वाला है। ठीक है, अमाउंट सेम रहेगा, 799 इसका ओरिजिनल प्राइस रहेगा, बट कुछ डेज के लिए इनिशियली मैं इसकी प्राइस जो होगा 399 रखूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग मतलब सस्ते में यहाँ पे बैच एनरोल कर सको। ऑल्दो मतलब मेरी टीम जो है मेरे को काफी इस चीज के लिए बोलती है कि क्यों आप इतना मतलब हाफ प्राइस कर दे रहे हो। बट ठीक है, आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो तो मतलब इतना तो बनता है आपके लिए, तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप टाइम से अपना पैसे वगैरह पहले से अरेंज करके रखो, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो बैच में एनरोल करने से। ठीक है, चलो। अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं करा तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल में आ सकते हो। इसके अलावा मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, ताकि आपको अगर मान लो क्यूआर कोड में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपके पास सारे नोट्स, सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट एज वेल एज जितने भी अदर फुल मतलब अदर हेल्पफुल इनसाइट्स है वो सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड एट द एंड मैं ये कहूंगा कि यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप जब सब्सक्रिप्शन देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, तो मतलब जिस लेवल का आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो इतना तो बनता है ना। ठीक है, बाकी अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहो, खूब अच्छे से पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, जितना हो सके प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू आता है आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी वीडियो में मेरे, तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब देना पसंद करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।